तो स्वागत करते हैं शो टाइम में और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 15। और यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि थियो ने फिर से धोखा दे दिया है और यहाँ पर वो मलिया की मॉम के साथ काम कर रहा है जो डेजर्ट वुल्फ है, क्योंकि उससे वो पंजे चाहिए जिसकी मदद से वो स्कोट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और बाकी सबकी पावर्स को भी। और यहाँ पर इस डील के हिसाब से उसने मलिया के साथ धोखा कर दिया था और यहाँ पर मलिया बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और वहीं अब सब मिलके प्लान करते हैं कि किसी तरह उन्हें बचाना होगा, लीडिया को भी आइकन हॉस्पिटल से और यहाँ पर लेकर आना होगा, क्योंकि वहां पर वेलेक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला है और शायद उसे हार्म भी करे। और उसको रोकने के लिए सारे मिलके प्लान करने वाले हैं और देखते हैं आगे होता है क्या इस एपिसोड में। और उससे पहले वीडियो को करना पड़ेगा आपको लाइक, क्योंकि 130 लाइक्स पे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं उस बीस्ट को जो रोड के ऊपर भागने लग रहा है और बहुत ज्यादा खूंखार है। और यहाँ पर पुलिस उसका पीछा करने लग रही है हर डायरेक्शन से और यहाँ पर स्कोट एंड स्टाइल भी उसी बीस्ट का पीछा करते हुए आने लग रहे थे। हम देख पाते हैं उस बीस्ट का पीछा करते हुए पता चलता है कि यहाँ वहां उसने एक दो एक्सीडेंट कर दिए हैं और वो सीधा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ। और जैसे उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हॉस्पिटल को खाली कराना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मलिसा अकेली थी हॉस्पिटल के अंदर और तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं, बट तब तक वहां पर पहुंच चुका था कोट एंड स्टाइल शेरिफ के साथ में। और यहाँ पर उन्हें मलिसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें दिखाई देता है पैरिश जो हवा में से उछलते हुए आया था और उसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और कहीं ना कहीं वो बीस्ट के साथ अब तक लड़ने लग रहा था। हम देख पाते हैं उसको चोट तो लगी है बट वो अभी भी जिंदा है और उसके घाव सारे हील होने लग रहे थे। और यहाँ पर देख पाते हैं उस बीस्ट के पैर थोड़ी देर में जाके इंसानों जैसे पैर बनने लगते हैं, जिसको देखकर स्कोट समझ पाता है कि कोई जान पहचान का ही है जो यहीं पर बीकन हिल्स में रहता है। और वो बीस्ट का फॉर्म लेता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो ये साइड डिस्ट्रक्शन करने लग रहा है। और अब कोर्ट वापस आने के बाद एलन डीटन से पूछने लगता है इन सब हादसों के बारे में, जहां पर वो वेलक के बारे में बताने लगता है कि वो डॉक्टर जब आइकन हाउस में काम करता था उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सारे सुपरनैचुरल्स के ऊपर और जो भी उसके हाथ लगा उसने लगभग उसे मार ही दिया उसकी पावर को चेक करते हुए। और शायद वो लीडिया के साथ भी ऐसा ही करने वाला है, उसके सर में होल करके उसकी पावर को एनहेंस करेगा जिससे लीडिया सबकी स्क्रीम सुन पाएगी, हर मरते हुए की इंफॉर्मेशन उसके पास होगी और वो चिल्लाएगी। और जब वो मरने लगेगी इस हालत में तो उसके चिल्लाने से उसके आसपास के सब लोग मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वेलेक ने पहले भी ऐसा लोगों के साथ कर चुके हैं और यहाँ पर लीडिया के साथ जो होगा वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होने वाला है, क्योंकि लीडिया की पावर थोड़ी अलग है और कुछ ज्यादा पावरफुल भी। और अब उसे आइकन हॉस्पिटल से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है, जहां पर शेरिफ से भी इसकी बात करते हैं बट शेरिफ स्टाइल को साफ करते हैं कि जब तक उसकी मां नहीं मानेगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी मोम को बनाने के लिए शायद शेरिफ को ही कुछ करना पड़ेगा और कोई लीगल तरीका तो नहीं है बट इलीगली बहुत कुछ हो सकता है और वो शायद स्टाइल और उसकी टीम को करना पड़ेगा, जो वो करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्लान करते हैं कि किस तरह स्टाइल ने कार्ड चुरा लिया है। बट ये कार्ड काम नहीं करेगा क्योंकि डेली उनके कोड चेंज होते हैं और यहाँ पर उन्हें उनका पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा पूरा ब्राउन आउट करके। यहाँ पर कीरा को पूरी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करनी होगी कुछ टाइम के लिए जब तक कि सारा सिस्टम रिबूट नहीं होता। और यहाँ पर उसे ध्यान रखना है कि वो पूरा सिस्टम शट डाउन ना कर दे सारी बिजली खींचकर, तो उसे भी प्रैक्टिस करनी होगी जिसके लिए कीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं रख पा रही है। और यहाँ पर वो प्लान करेंगे चुपचाप नीचे सीक्रेट वाले पार्ट में जाकर लीडिया को वहां से लेके आने का, क्योंकि अगर उन्हें वो टाइम पे नहीं किया तो लीडिया मरने वाली है और उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बट उसके साथ कई सारे इनोसेंट लोग भी साथ में मर सकते हैं और इसका भी स्कोट को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आज ही, जहां पर वो सारी प्लानिंग करने के लिए कीरा को भेज देता है स्कूल में, जहां पर फिजिक्स लैब में अपना ट्राई कर रही थी बिजली को एब्जॉर्ब करना और बाकी प्लान वो खुद ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जहां पर लियम को लगता है कि प्लान बहुत ज्यादा बेकार है और शायद वो फेल हो सकते हैं, बट तभी लियम के पास कोई और अच्छा प्लान नहीं था, इसलिए वो इन सब प्लान को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कीरा अपनी पावर्स को ट्राई कर रही थी बट वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि उसको कंट्रोल कर सके। हम देख पाते हैं हर बार बल्ब फूट रहे थे और ये देख के उसे बहुत ज्यादा निराशा फील हो रही है, बट फिर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट चालू रख रहे थे और फिर वहां से जाने लगते हैं और पता चलता है यहाँ पर छुपकर कोरिन की सारी बातें सुनने लग रहा है और शायद ये सारी बातें वो थियो तक पहुंचाए। और वहीं हम स्कोट को देख पाते हैं जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मॉम के पास जाता है और कई सारे खाली बैग जिनके अंदर मरे लोगों को रखा जाता है उनको लेता है, क्योंकि वो छुप के जाने वाले थे आइकन हाउस के अंदर उन पैकेजेस के अंदर। और वही उन पैकेज को पहुंचाने के लिए वो लेते हैं
पैरिश को, जो पहले बहुत ज्यादा मना करता है और बोलता है कि ये सब गलत काम है और वो इनमें इसका साथ नहीं देगा, बट यहाँ पर वो चाबियां पकड़ाता है और यहाँ पर पैरिश को लगा था शायद चोरी करके लाया है, बट ऐसा नहीं था। और ये चाबियां स्टाइल अपने डैड से लेकर आए इस गलत काम के लिए, क्योंकि उन्हें करना पड़ेगा लिडिया की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर पैरिश अलाउ करता है और शायद इसका रीजन सिर्फ लिडिया ही है। और अब स्कॉट एंड स्टाइल जाते हैं लाइब्रेरी में और पता करने के लिए इस बीस्ट के बारे में, जहां पर उन्हें थियो मिलता है। और यहाँ पर स्टाइल बहुत ज्यादा उससे गुस्सा है क्योंकि उसने मलिया को कहीं ना कहीं धोखा दिया था और उसे मारना चाहता है। बट यहाँ पर वो बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है लिडिया तक पहुंचने में, उसे पता चल चुका है इन सब के बारे में, और वो काइमेरास हैं तो वो माउंटेन ऐश को भी पार कर सकते हैं और वही हैं जो उस प्लेस तक पहुंच पाएंगे सेफली। और यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्प इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हेल हाउंड और बीस्ट की लड़ाई होने वाली है और मुझे उसके बीच में नहीं आना है, और शायद तुम भी यही चाहते हो स्कॉट। बट हम देखते हैं यहाँ पर ना स्कॉट ना स्टाइल उसकी बात सुनना चाहते हैं या उसकी हेल्प लेना चाहते हैं। और ये देख के थियो वहां से चला तो जाता है, बट थियो के पास सारी नॉलेज है और वो इसमें भी कोई प्लान करेगा कुछ अपने लिए प्रॉफिट निकालने का। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल एंड स्कॉट खुद काम करना चाहते हैं और इसी मोमेंट पे शेरिफ को देख पाते हैं, जो स्कूल में आकर नेटली को समझाने लगते हैं कि उसे लिडिया को उस आइकन हाउस से निकाल लेना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए उससे बेटर कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर नेटली किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोलती है कि उसे सर्वाइव करना आता है बीकन हिल्स में और वो किसी की बात नहीं सुनने वाली है। और तभी शेरिफ वहां पर एक डॉक्यूमेंट पटकते हुए जाते हैं और बोलते हैं इनको देखो और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें अपनी बेटी को जल्द से जल्द उस प्लेस से क्यों निकाल देना चाहिए। और यहाँ से जाने लगते हैं, जहां पर नेटली उन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ी देर बाद चेक करती है और समझ पाती है कि वहां पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लोगों के ऊपर और शायद उसकी बेटी भी इसी हालत में होने वाली है और इसीलिए सब वॉर्न कर रहे हैं, और वहां से भागने लगती है आइकन हाउस के लिए। और अब हम देखते हैं कीरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है स्कॉट को कि वो इतनी पावरफुल नहीं है और शायद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। बट यहाँ पर स्कॉट के पास कोई और तरीका नहीं है और उसकी जैसी भी पावर्स है उसको यूज करके हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ पर लिडिया की जान बचाने के लिए। और अब ये सब प्लान करके शाम को जाने लगते हैं आइकन हाउस के अंदर एज अ विजिटर, और जैसे वो अंदर जाने लगते हैं गार्ड उन्हें वार्न करते हैं कि यहाँ कोई पेशेंट आप पे अटैक भी कर सकता है, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर प्लान के हिसाब से कीरा और मलिया को पीछे के रास्ते से होते हुए पावर सप्लाई को बंद करना है और तभी ब्राउन आउट हो पाएगा, जहां पर पूरा सिस्टम रीबूट होगा और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी होने पे ही सारे काम हो पाएंगे। और अगर ब्लैकआउट हुआ पूरी बिजली खत्म होने पे तो यहाँ पर लॉकडाउन लग सकता है और सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो वो नहीं करते हुए कीरा को 90% बिजली खींचनी है जिससे कि पीसी रिबूट हो सके सारे और वो अंदर जा सके नीचे वाले एरिया में जहां पर लिडिया को रखा गया है। और अब जैसे ही उन गार्ड्स का ध्यान भटकने लगता है, चुपचाप कीरा और मलिया पीछे इलेक्ट्रिक वाले रूम में जा चुके थे और यहाँ पर वायर फाइंड करने लगते हैं जिनसे उसको बिजली एब्जॉर्ब करनी है। बट यहाँ पर उन पे रबर इंसुलेशन थी जिसको मलिया अपने नाखूनों से हटाती है और यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करने का पूरा ट्राई कर रही थी कीरा। और इसी मोमेंट पे ब्राउन आउट होना शुरू होता है पूरी बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर अंदर जा चुके थे बाकी सब लोग। और यहाँ पर पैरिश लेके आ चुका है एक गाड़ी जिसके अंदर स्कॉट और लियम छुप के आ चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग पे बताता है पैरिश कि यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज है जिनको रखना पड़ेगा आइकन हॉस्पिटल में, क्योंकि किसी तरह का एनिमल अटैक हुआ था हॉस्पिटल के अंदर और वहां पर जगह नहीं थी। और यहाँ पर बॉडीज को चेक करने पे डरने लगता है वो गार्ड और बोलता है प्लीज ले जाओ इन्हें। और यहाँ पर अंदर बॉडी जाने के बाद उन कवर्स में से एक में रियल बॉडी थी, बाकी दो में स्कॉट और लियम थे जो बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और मिल चुके हैं स्टाइल से। हम देखते हैं यहाँ पर ये चुपचाप जाने वाले बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पर इन्हें कई सारे माउंटेन ऐश के बैरियर पार करने हैं। बट अब जो अगला डोर है उसके अंदर लॉक लगा हुआ था जिसको वैसे ही पार नहीं कर सकते थे और उसे तोड़ने का ट्राई करते हैं, बट वो नहीं टूट रहा था क्योंकि वो माउंटेन ऐश से बना हुआ था और वहां पर उस पर स्वाइप की भी नहीं लग रही थी। और ये देख के लियम के पास आइडिया था कि उसे गुस्सा दिलाया जाए और शायद अपने गुस्से से इस दरवाजे को तोड़ दे। और यहाँ पर स्कॉट उसको पकड़ कर पटापट मारने लगता है और इस पिटाई से आता है लियम को गुस्सा और इस गुस्से को उतारते हुए दरवाजे को तोड़ देता है स्कॉट के साथ मिलके। और कहीं ना कहीं उसने गुस्से को अच्छी जगह इस्तेमाल किया पहली बार। और यहाँ पर उस माउंटेन ऐश के बैरियर को पार कर पाए सिर्फ स्टाइल क्योंकि वो ह्यूमन था और वो अंदर जाने लगता है लिडिया की जान बचाने के लिए, जहां पर दूसरे गेट्स पे स्वाइप करते हुए अंदर जाता है और यहाँ पर लिडिया बहुत बुरी हालत में थी। हम देखते हैं इसकी हालत को देख के स्टाइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता है, बट
लिडिया बोलती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए मेरे बगैर, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो, जितने भी लोग यहाँ पर हो उन सब की जान खतरे में है, और प्लीज स्टाइल तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर स्टाइल उसकी बात मानते हुए जाने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर वेलेक आ चुका था लिडिया को लेने के लिए, जहाँ पर छुपकर दूसरे रूम से बातें सुनने लगता है स्टाइल्स। और यहाँ पर पता चलता है कि वेलेक और एक्सपेरिमेंट करने वाला है लिडिया के साथ में। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं थियो की पूरी गैंग आ चुकी है आइकन हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पर ट्रेसी ने तो 2-3 लोगों को मार भी दिया है और अपने वेनम को यूज करते हुए कईयों को पैरालाइज कर चुकी है, और आ चुकी है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर लड़ने के लिए और थियो के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए। और अभी इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिडिया की मॉम आ चुकी थी वहां पर, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी को कोई खतरा ना हो। बट हम देखते हैं तब तक गेट पे अटैक हो चुका था काइमेरास का, और गेट खुला था और वो डर जाती है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ हो रही है, और अंदर जाने का ट्राई करती है। बट इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिडिया से पूछने लगता है स्कॉट और उसके पैक के बारे में वेलेक, जहां पर लिडिया बताती है कि यहाँ पर यूनाइट करने वाला था सब लोगों को स्कॉट, बट उसके लिए भी कोई और आने वाला है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे काइमेरा की पूरी टीम आ रही थी लिडिया के पास, और ये देख के वेलेक डरने लगता है और ये सारी बातें छुप के सुनने लग रहा था स्टाइल, जहां पर काइमेरास अटैक करते हैं वेलेक के ऊपर भी, और यहाँ से वेलेक को दूर फेंक कर मारते हैं। हम देखते हैं वेलेक का क्वेश्चन था कि काइमेरास को बेंशी की जरूरत ही क्या है, बट तभी थियो साफ करता है कि उन्हें बेंशी नहीं चाहिए बल्कि हेलहाउंड चाहिए, जहां पर हेलहाउंड कोई और नहीं पैरिश था, जो अपने आप की फॉर्म को भूलकर हेलहाउंड बनते हुए वहां पर आने लगता है, और यहाँ पर उसके चारों तरफ आग ही आग थी। और ये सारी चीजें स्टाइल छुप के देखने लग रहा था, उसे पता नहीं था थियो के इतने ज्यादा प्लान्स थे जो उनके चीट करने वाले थे हेलहाउंड को किडनैप करने तक के। और ये देखते हैं हेलहाउंड के साथ आगे होता है क्या अगले एपिसोड में, और वही हम देखते हैं लिडिया की मोम अंदर जाने का ट्राई करती है, बट तभी वहां पर लॉकडाउन लग चुका था और सारे शटर डाउन होने लगते हैं। और ये देख के लिडिया की मोम डरने लगती है कि शायद उसकी बेटी की जान खतरे में है, और यहाँ वहां भागने की ट्राई करती है, बट अब वो शायद कहीं पर भी ना जा पाए। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे हम देखते हैं गार्ड आके अटैक करने लगते हैं लियम और स्कॉट पे, जहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनने माउंटेन ऐश की वॉल पार नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि गार्ड्स उनको इलेक्ट्रिक शॉक देके के जमीन पे गिरा चुके हैं। और अब देखते हैं आगे होता है क्या, जहां पर वेलेक एक्सपेरिमेंट कर सकता है लिडिया पे, हेलहाउंड साथ दे सकता है थियो का, और यहाँ पर स्कॉट का क्या होगा, और क्या लिडिया की भविष्यवाणी सच हो जाएगी इन सबके मरने की। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम पहले सीन में देखते हैं हेलहाउंड को जो अंदर आने लगता है सारी बाउंड्री को क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर अटैक करने के लिए कहता है थियो अपने काइमेरास को, जहां पर काइमेरा डरते हुए उस पर अटैक तो करते हैं बट उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और लास्ट में उसने कोरी की तो तंदूरी चिकन ही बना दिया था, और यहाँ कोरी जाके गिरता है स्टाइल्स के ऊपर जो छुप के बैठा हुआ था गेट के पीछे, और यहाँ पर ये मौका देखते ही वेलेक अटैक कर देता है थियो के ऊपर, जिससे कि लिडिया को वहां से छीन के ले जा सके, और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है, जहां पर उसको और एक्सपेरिमेंट करने हैं और पता लगाना है कि असली बीस्ट कौन है, और ये शायद सिर्फ लिडिया बता पाएगी। और वहां से उसको ले जाने लगता है जहां पर स्टाइल भी उसे रोक नहीं पा रहा था, और ये देख के स्टाइल को गुस्सा आने लग रहा है, और यहाँ पर थियो का गुस्सा सारा हेलहाउंड पे उतरता है, जहां पर एक बड़ी सी रोड उसको मारकर उसे कहीं ना कहीं रोक देता है, और फिर जाने लगता है लिडिया को ढूंढने के लिए स्टाइल के पीछे, जहां पर स्टाइल उससे बात नहीं करना चाहता था, बट वो कहता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है उसे। बट हम देखते हैं स्टाइल उस पर 1% यकीन नहीं करता है, और अकेले लिडिया को ढूंढने के लिए चला जाता है बेसमेंट की तरफ। और यहाँ स्कॉट और लियम तो माउंटेन ऐश को पार ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने कई सारे गार्ड को पटक पटक के मारा, बट उनके पास कोई तरीका नहीं है लिडिया को ढूंढने का, इसलिए उनको लगता है कि शायद उन्हें मेरेडिथ की हेल्प लेनी चाहिए, और वो मेरेडिथ को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां पर मेरेडिथ को ढूंढने के बाद स्कॉट उससे बात करने का ट्राई करता है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, बट यहाँ पर मेरेडिथ एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी, और ये देख के लियम को लगता है शायद उन्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शायद वो लेट हो रहे हैं। बट तभी मेरेडिथ उसका हाथ पकड़ती है और अपनी गर्दन के पास ले जाती है, जैसे कोई इशारा कर रही हो कि उसकी मेमोरीज के अंदर स्कॉट को आंसर मिल जाएंगे। बट यहाँ पर स्कॉट को डर था कि कहीं ना कहीं वो उसे हार्म कर सकता है इस मोमेंट पे, बट यहाँ पर मेरेडिथ के पास कोई और चारा नहीं था। और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है जहां पर उसके विजन्स के अंदर जाने लगता है स्कॉट, उसी मोमेंट पे बाहर गार्ड आने लगते हैं जिनसे लियम निपटने की कोशिश करता है और पटक पटक के मारता है। लियम का गुस्सा पहले ही तेज था और उसको मारने के लिए कोई मिल चुका था,
जैसे कि पंचिंग बैग्स पे वो प्रैक्टिस कर रहा हो। और इसी मोमेंट पे स्कॉट उसकी मेमोरीज में जाकर देख पाता है कि वहां पर लिडिया की हालत खराब हो रही है और वो शायद कुछ टाइम में मर भी सकती है और यहाँ पर उसको जल्द से जल्द वहां पर पहुंचकर उसे बचाना होगा। और ये लिडिया उसे वॉर्न करती है कि अगर वेलक अपने प्लान में कामयाब हो गया पता लगाने में कि बीस्ट कौन है, तो लास्ट मोमेंट होगे जब लिडिया अपनी सांस गिन रही होगी, क्योंकि लिडिया अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और मर जाएगी अपनी चिल्लाने की आवाज से। और यहाँ पर उसे कोई नहीं रोक पाएगा मरने से। और उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हेलहाउंड। वो दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो शायद हेलहाउंड ही अब उसे बचा सकता है और माउंटेन ऐश की बैरियर को पार कर सकता है। और ये सुनने के बाद स्कॉट अब ढूंढना चाहता है जल्द से जल्द पैरिश को जो उनकी हेल्प कर पाएगा। और वो वहां से जाने लगते हैं जहां पर लियम ने सारे गार्ड्स को पटक पटक के मार दिया था। और अब थियो मनाने का ट्राई करता है स्टाइल को कि साथ मिलकर हम ढूंढ सकते हैं, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जहां पर स्टाइल्स उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता है और बोलता है कि तुमने अपनी बहन को मार दिया था तो तुम किसी के भी नहीं हो। बट तभी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि उसने नहीं मारा था, बट जो ड्रेड डॉक्टर्स ने उससे कहा उसने सिर्फ उसे फॉलो किया, उसको नहीं पता था ये सब रियल है। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, बट यहाँ पर लिडिया की जान बचाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो यहाँ पर थियो अपना काम निकलवाने के लिए बीच में एड अप हो ही जाता है। जहाँ पर स्टाइल को पता है कि ये हेलहाउंड को ढूंढना चाहता है लिडिया की मदद से, और वहां पर वो बीच तक पहुंच पाएगा हेलहाउंड की मदद से। और वहां पर बीच से मिलने के बाद उसकी पावर एब्जॉर्ब करने का ट्राई करेगा और उसे जान से मार देगा। बट तभी थियो एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि जो भी वो करेगा उससे तुम सबकी तो जान बची जाएगी ना, चाहे मैं पावर एब्जॉर्ब करूं या ना करूं। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल उसके आइडियाज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, बट उसे अब जल्द से जल्द लिडिया को ढूंढना होगा। जहां पर वो पाइप तोड़ के पता लगाते हैं कि लिडिया की चिल्लाने की आवाज किस तरफ से आ रही थी। हम देखते हैं जैसे वो नीचे पहुंचने लगते हैं वहां पर लिडिया पे वेलक एक्सपेरिमेंट कर रहा था पता लगाने के लिए कि बीस्ट कौन है और वो इंसानी फॉर्म में कौन है, क्योंकि वो एक काइमेरा तो है बट उसकी आइडेंटिटी अब तक रेड डॉक्टर्स ने किसी को नहीं बताई है। और अब लिडिया की ज्यादा तबीयत खराब होती है, बट तभी वेलक को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि तुम्हें तो शायद मरना होगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, बट शायद तुम्हारे दोस्तों की जान बच सके अगर हमें पता चल जाए कि वो बीस्ट कौन है। और यहाँ पर उस काइमेरा बच्चे के बारे में मुझे पता लगाना है, क्योंकि उसके अंदर जो बीस्ट है वो बच्चा नहीं है बल्कि एक 17th सेंचुरी का कातिल है जो वापस आ चुका है ड्रेड डॉक्टर्स की मदद से। और ड्रेड डॉक्टर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसकी रियल मेमोरी याद दिलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे खतरनाक बीस्ट बन जाएगा और वो सबको खत्म कर देगा और मुझे कहीं ना कहीं उसे रोकना है। जैसे ड्रेड डॉक्टर्स ने मेरी जिंदगी खराब की, मैं किसी और की करने नहीं दूंगा, बट उसमें लिडिया तुम्हें मरना होगा। यहाँ पर लिडिया डर चुकी थी क्योंकि उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लग रही थी और वो अपने आप पे से कंट्रोल खो रही है। और अब इसी मोमेंट पे लिडिया की मॉम बिल्डिंग के बाहर थी और डरी हुई थी क्योंकि वो गेट के पास जा नहीं सकती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसमें करंट आ चुका है और यहाँ पर वो फंस चुकी है। और उसने उस गार्ड के पास से उस इलेक्ट्रिक रॉड को ले लिया है, जिससे कि अगर उस पर कोई अटैक करने के लिए आया तो शायद उसे भून के रख देगी। बट यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो सोचती है कि शायद स्टाइल सही कह रहा था, यहाँ पर लिडिया को एडमिट कराना ही नहीं चाहिए था। और ये सोचते हुए डरने लगती है, बट वो कहीं जा नहीं सकती है क्योंकि पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन की वजह से बंद है। और अब यहाँ बिजली की कीरा ने सारी पावर तो एब्जॉर्ब कर ली है, बट उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये देख के मलिया उसकी हेल्प करना चाहती है, बट यहाँ पर कीरा को रिग्रेट हो रहा है कि उसे डेजर्ट में ही रहना चाहिए था उन शेप शिफ्टर्स के साथ में। उसे कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी पावर सबसे बड़ी उसकी कमजोरी बन चुकी है। और यहाँ पर वो मलिया से यहाँ से दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो पास रही तो उसको एक दो बिजली के झटके गिफ्ट जरूर कर देगी वो। तो यहाँ से मलिया जाने का ट्राई करती है, बट तभी वहां पर वो बिजली एब्जॉर्ब करने वाला काइमेरा आ चुका था हेल्प करने के लिए। बट ये एक तरह की हेल्प नहीं थी बल्कि एक डील थी कि अगर मलिया हेल्प करेगी कोरी को सही करने में, क्योंकि यहाँ पर हेलहाउंड ने उसकी तंदूरी चिकन बना दी थी, तो हम देखते हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए मलिया तैयार थी सिर्फ एक केस में कि यहाँ पर वो बिजली वाला काइमेरा सारी बिजली एब्जॉर्ब कर लेगा कीरा की, और तभी वो शायद एब्जॉर्ब कर पाएगी कोरी का सारा पेन, जिससे कि वो सही हो सके। और इस डील के लिए दोनों एग्री करते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए दोनों को ठीक कर चुके थे। जहां पर कोरी होश में आने लगता है और कीरा का सारा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लिया था इस बंदे ने। बट ये बहुत ही ज्यादा था क्योंकि कीरा की पहली बात तो पावर कंट्रोल में नहीं है और उसकी कित्सुने बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है डे बाय डे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, लॉकडाउन हो चुका है, गेट बंद है, तो कैसे जाएंगे बाहर। और तभी मलिया अपना प्लान बोलती है कि मेरा एक खास आदमी बाहर है जो शायद हमारी हेल्प कर सकता है।
और ये देखने के बाद पता चलता है वो कोई और नहीं मेसन है, जिसको देख के कोरी बोलता है कि शायद वो लॉकडाउन हटा नहीं सकता है। बट यहाँ पर मलिया को बहुत यकीन है कि मेसन कुछ भी कर सकता है, वो हमारी हेल्प करेगा। और यहाँ पर मेसन पूरा मैप पकड़ के बाहर बैठा हुआ है बिल्डिंग के और सोच रहा है कि अंदर कैसे जाऊं, उसे रास्ता भी नहीं पता है। पहले कुछ और था और मैप के हिसाब से चीजें चेंज हो चुकी हैं और शायद उसे हेल्प चाहिएगी और शायद उसे अपनी गाड़ी से इस दीवार को तोड़ना पड़े। और ये सोचते हुए डरने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं थी और शायद उसके माँ बाप पिटाई करेंगे गाड़ी तोड़ने पे, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ से वो ले जाना चाहता है गाड़ी को दीवार के आर पार अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं हेडन को, जो अपने रोमांटिक मोमेंट्स को याद करने लग रही थी लियम के साथ में। तो इनने बहुत कुछ गुची गुची कर चुके थे जिससे दोनों बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश थे। बट यहाँ पर बार बार लियम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है हेडन को कि उसको उसके बैक में आ जाना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए थियो पे, क्योंकि वो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है और तुमको भी यूज कर सकता है या फिर से मार सकता है। जहां पर हेडन को ज्यादा यकीन नहीं है कि हेल्प कर पाएगा स्कॉट उनकी जान बचाने में, और जब से वो मर रही है उसके साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और वो बात अच्छी नहीं थी उसके लिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर लियम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि स्कॉट सबकी जान बचा सकता है और मरने के बाद तो शायद उसके अंदर और भी अच्छे चेंजेस आ चुके हैं। और इन सब बातों को याद करते हुए वो इस टाइम पे थी डुकेलियन के साथ में, और यहाँ हेडन को डुकेलियन के पास थियो ने इसलिए रखा था कि उसके ऊपर नजर रख सके और यहाँ से वो भाग ना जाए। बट डुकेलियन का कहना था कि वो तुम्हें इसलिए साथ नहीं ले गया क्योंकि सामने लियम होता तो शायद तुम ना लड़ती। बट हम देखते हैं यहाँ पर हेडन उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उस पर यकीन भी नहीं करती थी। बट यहाँ पर डुकेलियन उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है और बोलता है कि मैं थियो पे यकीन नहीं करता हूँ और तुम्हें अपनी राइट साइड चुन लेनी चाहिए, तुम्हें सारी बातें थियो को नहीं बतानी चाहिए सच, तुम अपने मन की भी सुनो और शायद तुम लियम पे यकीन कर सकती हो। जहां पर हम देखते हैं हेडन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसके बारे में जानता है और यहाँ पर हेडन चूज नहीं कर पा रही है थियो और लियम के बीच में। और अब बार बार मैसेज भी आ रहे थे मेसन के हेल्प के लिए, जिसको देखने के बाद हेडन तय नहीं कर पा रही है को जाए या फिर यहाँ पर रुके और थियो के ऑर्डर्स को मारे। बट यहाँ पर डुकेलियन बोलता है कि अब ये तुम्हें चूज करना है, तुम्हें मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए, वैसे भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल भी हेडन उस पर यकीन नहीं करती है, इसलिए ट्रेसी का वेनम उसको लगा के पैरालाइज करके ही जाती है। जहां पर जाने के बाद वो हेल्प करने वाली थी मेसन की उस लॉकडाउन को हटाने के लिए। और अब यहाँ पर आने के बाद मेसन को रोकती है हिडन अपनी नई गाड़ी तोड़ने से और खुद जंप करके जाती है बिल्डिंग के अंदर उस पूरे लॉकडाउन को हटाने के लिए। और अब आइकन हाउस के अंदर स्कॉट और लियम पहुंच जाते हैं पैरिश के पास में, जहां पर वो थोड़ा हील होने लग रहा था। और जैसे उसे लिडिया की सिचुएशन का पता चलता है और वापस वो अपनी हेल हाउंड वाली फॉर्म में आना चाहता है जिससे कि वो बचा सके लिडिया की जान। और यहाँ पर उसको बाउंड्री क्रॉस करने के लिए उस पर आग फेंकते हैं जिससे कि उसके अंदर का हेल हाउंड जिंदा हो सके, और होने के बाद वो सीधा माउंटेन एश के बैरियर्स को तोड़ते हुए सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जहां पर उसके साथ लियम और स्कॉट भी थे। और अब यहीं पर हम देखते हैं थियो और स्टाइल को जो बहस कर रहे थे डुकेलियन के बारे में और यहाँ पर थियो के इविल प्लान्स के बारे में, जहां पर थियो का कहना था वो कुछ भी करे वो यहाँ से बीस्ट को भगाकर रहेगा और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे उसमें उनको सपोर्ट करे या ना करे। और ये कहने के बाद दोनों पहुंच जाते हैं उस प्लेस तक जहां पर शायद लिडिया मरने वाली है। हम देखते हैं उस कैबिन के अंदर वेलेक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लिडिया पे और लिडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, जहां पर उसको अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। और यहाँ पर पता करना चाहता है बीस्ट में कौन टीनेजर है जिसके पास 2 सेट ऑफ डीएनए है और उस काइमेरा को ढूंढ कर रहेगा वेलेक लिडिया की मदद से। और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर और उसके ऊपर और टॉर्चर करने लगता है जहां पर लिडिया कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तभी वो मास्क निकालता है जो ड्रेड डॉक्टर्स का था और शायद अभी लिडिया के चेहरे पे लगाने वाला है जिससे कि उसको देख पाए। बट तभी लिडिया चिल्लाती है और उस आवाज से यहाँ पर वेलेक का सर फट चुका था और तब तक अंदर पहुंचने लगते हैं स्टाइल्स और थियो भी। और जब तक वो पहुंच चुके थे वहां पर वेलेक की मौत हो चुकी है और लिडिया को बाहर लेके जाने लगता है स्टाइल्स। बट यहाँ पर थियो की नजर पड़ती है उस मास्क पे और वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है। और अब लिडिया को बाहर ले जाते टाइम लिडिया अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और चिल्लाने वाली थी, बट तब तक हेल हाउंड आ चुका था
जो उसके पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और सबकी जान बचा रहा था। और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने वाला है लिडिया की आवाज से, क्योंकि उसकी पावर उसके हाथ से जा चुकी है और कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही है लिडिया को। और यहाँ पर बहुत बुरी चिल्लाने की आवाज से दीवारें भी टूटने लगी थी। और अब हेडन और मेसन ने मिलके लॉकडाउन को हटा दिया था और यहाँ से बाहर जाने लगते हैं सारे काइमेरा और कोर्ट की टीम वाले। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं ट्रेसी अटैक कर देती है हेल हाउंड के ऊपर और यहाँ पर वो ले लेती है अपने कब्जे में लिडिया को और बोलती है कि सबको पीछे हटना होगा वरना वो सबसे लड़के यहाँ से लेकर जाएगी लिडिया को अपने साथ में। बट तभी पीछे से आती है लिडिया की मॉम, इलेक्ट्रिक शॉक मारती है और ट्रेसी को जमीन पे गिराते हुए स्कॉट और उसकी टीम से बोलती है कि यहाँ से मेरी बेटी को जिंदा लेकर जाओ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अब। और यहाँ से लेके जाने लगते हैं लिडिया को गाड़ी के अंदर, जहाँ पर बार बार चिल्लाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज से शीशे टूट चुके थे और स्टाइल के कान से खून भी आने लगता है। और यहाँ पर वो बोलता है लिडिया तुम सरवाइव कर जाओगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट लिडिया को टेंशन थी कि उसके दोस्तों का क्या होगा जब वो पूरे पोटेंशियल से चिल्लाएगी तो शायद उनकी मौत ना हो जाए। बट उस टाइम से पहले वो एनिमल क्लिनिक पहुंच चुके थे जहां पर उसको लिटाने का ट्राई करते हैं, बट वो बार बार चिल्ला के चीजों को तोड़ रही थी क्योंकि ये उसके कंट्रोल में था नहीं। और तभी एलन डीटन मिसल्टो का इंजेक्शन लगाकर उसका होल को बंद कर देता है जो उसके सर में था। और जैसे वो बंद होता है वो लास्ट टाइम चिल्लाती है, शीशे तोड़ देती है खिड़कियों तक के और बेहोश हो जाती है। और इस हालत में स्टाइल को लगता है कि शायद वो मर चुकी है, बट ऐसा नहीं था। वो कुछ टाइम में होश में आ जाती है और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी जो उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुकी थी। और वो अपनी बेटी के गले मिलती है और इससे पहले स्टाइल के गले मिल चुकी थी और अपनी मॉम को बताती है कि यहाँ पर स्टाइल ने उसकी जान बचा ली है। और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी। और गाइस मैं कहूँ पूरी टीम ने एफर्ट किया बट स्टाइल ने जान बचाई है। तो कोर्ट इतना पिटा, पूरी टीम पिटी, बट जान तो स्टाइल ने बचाई है। बट हम देखते हैं स्टाइल ये सुन के बहुत ज्यादा खुश था और यहाँ पर एलन डीटन के जितना भी नुकसान हुआ शीशे टूटने का अब वो पे करने के लिए तैयार था इतनी तारीफ सुनने के बाद। और अब लास्ट सीन में हम देखते हैं थियो हेडन को डांटता है उस वेनम को यूज करने के लिए और बोलता है तुम्हें क्या इमरजेंसी थी जो तुम्हें जाना पड़ा। बट तभी हेडन बोलती है कोई इमरजेंसी ही थी तभी जाना पड़ा। और यहाँ पर थियो गुस्सा था। बट तभी डेकिलियन पूछने लगता है कि तुम्हें मिल गया जो तुम ढूंढने गए थे। और तभी थियो बोलता है नहीं, जो मैं ढूंढने गया था वो तो नहीं मिला बट उससे कुछ ज्यादा बेटर मिल चुका है, जहां पर उसने वो ड्रेड डॉक्टर्स का मास्क चुरा लिया था और शायद उसे पता चल सके कि ये बीस्ट कौन है। तो भाई जो भी ये बीस्ट है वो एक टीनेजर है, स्कूल में पढ़ता है, बट कौन है उसके बारे में किसी को नहीं पता। और गाइज अगर आपने पहले के एपिसोड देख रखे हैं तो प्लीज स्पॉइल मत करना कि बीस्ट कौन है, आपको मम्मी कसम है। जहां पर पेरिस का पीछा करते हुए मिस्टर आर्जेंट जाने लग रहे थे और उसके पीछे थे स्कॉट और स्टाइल, बट इस बार उन्हें लियम को भी अपने साथ में ले लिया है। और यहाँ पर वो पीछा करते हुए स्कूल पहुंच चुके थे और ये देख के सब लोग टेंस्ड है कि पेरिस स्कूल में क्या कर रहे हैं इतनी रात को। बट तभी वहां पर उन्हें दिखाई देती है बहुत सारी लाश जो बीस्ट ने मारे थे उस स्कूल प्रॉपर्टी के अंदर। और अब ये सब देख के स्कॉट बहुत ज्यादा हैरान है और एक की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वो हेल्प मांग रहा था। बट तभी वहां पर हेलाउंड आके उसे मना करता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप है बीस्ट का। और तभी हम देख पाते हैं बीस्ट को जो बहुत ही बड़ा था साइज में और ये देखकर सब लोग डरने लगते हैं और बीस्ट यहाँ से भाग रहा था। हम देखते हैं हेलाउंड उसका पीछा करते हुए जंगलों में जाने लगता है और ये सब देखकर स्कॉट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बीस्ट करना क्या चाहता है और हेलाउंड उसके पीछे पड़ा हुआ है तो उसको मार क्यों नहीं देता है। बट तभी मिस्टर आर्जेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये बीस्ट पहले से ज्यादा समझदार होता जा रहा है और पावरफुल भी, और अब इसको रोकना पड़ेगा कुछ भी करके। और यहाँ पर स्कॉट की टीम रेडी थी इस बीस्ट से लड़ने के लिए, बट स्टाइल की हालत पतली हो चुकी थी इतने बड़े बीस्ट को देखकर। और वहीं रात को अब स्कॉट अपने घर जाने के बदले जाता है कीरा के घर में उसके साथ टाइम बिताने के लिए, जहां पर उन दोनों को लैक्रोस की प्रैक्टिस करनी थी और उनका मैच कल था। बट यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि मैच की प्रैक्टिस गई इस भाड़ में, पहले इंटीमेट होना जरूरी है। और यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं जहां पर कीरा की पावर कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी होने लग रही थी और वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। और ये बात स्कॉट नोटिस करता है बट इसके बारे में शायद वो कुछ ना कर पाए इस मोमेंट पे। और वहीं स्कॉट के घर पे मलिया और ब्रेडन रुकी हुई थी और घर के आसपास डेजर्ट वुल्फ कभी भी अटैक कर सकती है, इसलिए मलिसा ने घर में माउंटेन एश चारों तरफ लगा दिए जिससे कि कोई भी सुपरनेचुरल अंदर ना आ सके और यहाँ पर मलिया और ब्रेडन दोनों सेफ रहें। और अब अगले दिन स्कूल में
कोरी ये टाउन छोड़ के जाने की ट्राई करता है, जिसको रोकने की ट्राई कर रहा था मेसन, और बोलता है कि तुम्हारी स्कॉट हेल्प कर सकता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कोरी को इतना ज्यादा जलने के बाद इस टाउन में रुकने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। बट यहाँ पर मेसन एक्सप्लेन करता है कि स्कॉट तुम्हारी हेल्प कर सकता है, उसने हिडन की भी हेल्प की थी ट्रांसमीटर लगा के ड्रेड डॉक्टर से बचाने के लिए, तो शायद वो तुम्हारी भी हेल्प कर सकता है। और तभी मेसन के एकदम दिमाग में आता है ट्रांसमीटर, जहां भी ये ड्रेड डॉक्टर्स अपीयर होते हैं वहां पर कोई ना कोई ट्रांसमीटर होता है। शायद हमको पता चल चुका है कि कैसे हम उस बीस्ट को ढूंढ सकते हैं उन ट्रांसमीटर की हेल्प से। और ये जाते हुए बात करने लगते हैं, बट उन्हें पता लगता है कि आज शाम को जो मैच होने वाला है वहां पर कई सारे न्यूज चैनल कवर करने के लिए आएंगे, और उस कवरेज के टाइम पे वो ट्रांसमीटर्स यूज करेंगे, जिससे कि बीस्ट स्कूल में आ सकता है सब लोगों पे अटैक करने के लिए, और उनको ये सारी बातें स्कॉट को बतानी पड़ेंगी हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर बैरेट को, जो आ चुका था इंटरव्यू देने के लिए ओपोनेंट टीम से, जहां पर वो आज स्कॉट की टीम से भिड़ने वाला है और जीतने की पूरी पॉसिबिलिटीज है उसकी। और ये सब लोकल न्यूज पे हमेशा दिखाया जाएगा, और ये एक चैरिटी इवेंट है जिसके लिए बैरेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अब स्कॉट की एक्साइटमेंट कम हो चुकी है, क्योंकि उसे पता चल चुका है मेसन से ट्रांसमीटर के बारे में और बीस्ट के बारे में, कि ट्रांसमीटर वाली जगह पे ही बीस्ट हर बार दिखाई दिया है, तो शायद आज रात के मैच को उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बारे में तो सोचने लगते हैं, बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पर उन्हें बीस्ट को पकड़ना होगा, क्योंकि बीस्ट बहुत जल्दी स्मार्ट हो रहा है। जैसे कि पीटर हर फुल मून को ज्यादा पावरफुल होता गया था, और लास्ट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ उसने सब पे अटैक किया था, तो शायद बीस्ट के साथ ऐसा ही हो रहा है। जितनी बार वो शिफ्ट हो रहा है वो उतना ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट होता जा रहा है, और शायद उसके लिए उनसे लड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और आज रात को सबकी जान बचाने के लिए उन्हें मैच कैंसिल करना होगा। और ये सोचते वहां से जाने लगते हैं, बट तभी लिडिया वहीं पर रुक के कुछ ढूंढने लगती है, जैसे कि उसे कोई एहसास हुआ हो, और वो एहसास को फॉलो करते हुए जाने लगती है लाइब्रेरी के अंदर। और यहाँ पर वो बुक्स के पीछे देख पाती है पैरिश को, जिसकी हालत खराब हो चुकी थी, और उसकी हेल्प करने के लिए उसे लेके जाती है मिस्टर आर्जेंट के पास में। और अब टाइल जा चुका था अपने डैड शेरिफ के पास उनकी हेल्प लेने के लिए कि वो इस इवेंट को कैंसिल करा दें, बट यहाँ पर शेरिफ शायद कुछ ना कर सकते हो, क्योंकि ये एक चैरिटी इवेंट है, और यहाँ पर शायद उनके कोच मना कर सके। बट तभी पता चलता है कि 7 महीने से इनके कोच रिहैब के अंदर है, और वो स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद वही इस मैच को कैंसिल करा सकते हैं, ना कि उसके डैड जो शेरिफ हैं। और वो मिलने जाते हैं स्कॉट के साथ अपने कोच से रिहैब सेंटर में, और यहाँ कोच रियल में सिक ना होते हुए बल्कि नाटक करते हुए 7 महीनों से रुके हुए हैं, क्योंकि उनको वापस स्कूल नहीं जाना जहां पर उनको तीर लगी थी, और यहाँ पर उनको आराम है। उनका हेल्थ इंश्योरेंस इतना बढ़िया है कि वो यहाँ पर आराम से लंबे टाइम तक रुक सकते हैं। और ये बात सुन के दोनों को बहुत ज्यादा शौक होता है, और बोलते हैं कि आपको आना पड़ेगा मैच को कैंसिल कराने के लिए। और ये बात सुन के अजीब लगता है, और शायद कोच यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं, और उसको मैच कैंसिल से कोई मतलब नहीं है। और अब लिडिया लेकर आ चुकी थी पैरिश को मिस्टर आर्जेंट के पास, जहां पर पैरिश रिमेम्बर करने का ट्राई करता है, बट उसे कुछ ढंग से याद नहीं हो पा रहा था, जैसे कि उसकी मेमोरीज कहीं कहीं से टूटी हुई हैं। और उनको जोड़ने के लिए अब मिस्टर आर्जेंट को उसे एक मशीन के अंदर डालना होगा, जिससे कि उसकी अल्टरनेटिव ईगो को बाहर निकाल सकें, और पता कर सके कि बीस्ट से लड़ना कैसे है। और शायद वही लड़ पाएगी, क्योंकि पैरिश तो एक ह्यूमन बॉडी है, और वो इतना दम नहीं रखता है कि एक बीस्ट को हरा सके। तो उसको हराने के लिए उन्हें चाहिए पैरिश की सुपरनेचुरल साइट, जिसके लिए उसे एक मशीन के अंदर डालते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम कर देंगे कि कोई ह्यूमन जिंदा ही ना रह सके, सिर्फ एक सुपरनेचुरल क्रीचर इसके अंदर जिंदा रह सकता है। और यहाँ पर जैसे वो मशीन ऑन करते हैं, पैरिश के अंदर का हेलहाउंड बाहर आने लगता है, और यहाँ पर लिडिया बात करने का उससे ट्राई करती है, तो साफ करता है कि पैरिश तो मर चुका है और वो एक हेलहाउंड है। और ये सुन के लिडिया बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसको लिडिया याद ही नहीं है, वो सिर्फ उसे एक बैंशी समझता है। और तभी लिडिया उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि कहीं ना कहीं पैरिश उसकी लाइफ का पार्ट है, और वो चाहती है कि वो अपनी बॉडी पे वापस कब्जा कर ले, और तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी इस बीस्ट को मारने के लिए। जहां पर हेलहाउंड को लगता है कि शायद पैरिश ना लड़ पाएगा, और उसको खुद ही सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, और पैरिश तो बहुत लंबे टाइम पहले मर चुका है जब उसका जन्म हुआ था। तो मतलब जो उसकी अल्टर ईगो है वो कहीं ना कहीं तभी आई थी जब वो अफगानिस्तान में हमला हुआ था। और अब
लिडिया एक्सप्लेन करने लगती है हेलाहुंड को कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है अगर पैरिश नहीं है तो उसे अपनी बॉडी पे कब्जा करने दो और तुम्हें मिलके उसके साथ काम करना पड़ेगा और तभी तुम उस बीस्ट को हरा सकते हो। और ये सुनने के बाद मशीन बंद होती है और बाहर निकलने लगता है पैरिश और उसे पता था अब उसे यहाँ से जाना होगा और कुछ स्टेप खुद से लेने होंगे क्योंकि अब उसे साफ समझ आ चुका है कि हेलाउंड उसकी बॉडी का पार्ट है और कहीं ना कहीं अब उसके साथ अच्छे से इंटीग्रेट करते हुए वो लड़ेगा इस बीस्ट से। और अब रात को जहां पर मैच शुरू हो चुका था, स्कॉट अपनी टीम के साथ डिस्कस करने लगता है कि यहाँ पर कोरी और मेसन जाएंगे सबके जूते चेक करने के लिए क्योंकि वो प्रिंट जो उनने हॉस्पिटल में उस रात को देखे थे उस साइज का कोई जूता मिले तो उसके बारे में पता करना है और वही हमारा काइमेरा हो सकता है। और यहाँ पर बाकी लोग हेल्प करने वाले थे जहां पर मलिया उन सारे केबल को तोड़ने वाली थी जिससे कि सारा ट्रांसमिशन रुक जाए और यहाँ पर वो मैच को ही रोकने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर वापस आ चुके थे कोच और आने के बाद इस मैच को कैंसिल नहीं होने देंगे और स्पेशली चैरिटी इवेंट है और पता नहीं कोच को किसकी आत्मा आ चुकी है जो कल तक रिहैब में पड़े हुए थे आराम से रिलैक्स करते हुए वो आज आ चुके हैं यहाँ पर मैच खिलाने के लिए। और ये मैच जैसे शुरू होने लगता है वहां पर दूसरी टीम का बैरेट उनके प्लान में शामिल था और एक्सप्लेन करता है कि उसकी सिस्टर आ चुकी है उस जूते को ढूंढवाने के लिए और यहाँ पर उसकी सिस्टर भी हेल्प करेगी। हम देखते हैं बैरेट कहीं ना कहीं स्कॉट की रिस्पेक्ट करता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर ये मैच शुरू हो चुका था और इस मैच में कीरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेल रही है और लोगों को पटक पटक के मार रही है जिसको स्कॉट शांत कराने का ट्राई करता है बट उसके शांत ना होने पे वो प्लान बी अपनाते हैं जो उनका बैकअप प्लान था जहां पर बैरेट उसको धक्का देता है और उसे लड़ने का ट्राई करता है जहां पर कीरा अपना कंट्रोल खो के बैरेट को अपने बैट से मारती है और यहाँ पर कोच उसे मैच से बाहर कर देता है जहां पर उस कीरा को गुस्से में वहां से जाना पड़ता है और बैरेट की बहन उसके पीछे जाएगी उसको शांत करने के लिए। और ये प्लान था कोर्ट का जिसमें कीरा किसी को ज्यादा हार्म ना पहुंचा पाए और अगर उसका एग्रेशन ज्यादा बढ़े तो उसको मैच से बाहर करवा दे और वो प्लान काम भी कर चुका था। बट जहां पर कीरा जाने लग रही है बिल्डिंग के अंदर गुस्से में उसके पीछे आने लग रही थी बैरेट की सिस्टर और उसको शांत कराने का ट्राई करती है बट तभी कीरा उस पर अटैक कर देती है और बैरेट की सिस्टर अपने आप को बचाना चाहती है बट वो कीरा जितनी स्ट्रांग नहीं थी और यहाँ पर इनकी लड़ाई स्कूल के अंदर ही शुरू हो जाती है जिसको शायद स्कॉट बाहर तक सुन पा रहा था। बट इस मोमेंट पे वो एक्सप्लेन करने लगता है लियम को कि हमको सबकी जान बचानी है और हमको ये गेम जल्द से जल्द खत्म करना है और उसे कीरा की आवाजें सुनाई दे रही थी उसकी जान बचाने के लिए शायद उसे मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुन रही थी दूर बैठी हेडन और इस मोमेंट पे स्कॉट अंदर जाने के बाद जान बचाने की ट्राई करता है बैरेट की सिस्टर की जहां पर कीरा उसको लगभग मारने वाली थी और यहाँ पर कीरा उसे भी पटक पटक के मारती है बट कीरा को कंट्रोल कराने की कोशिश करते हुए उसे शांत कर देता है स्कॉट। और जहां पर कीरा को लगता है कि शायद उसको मैच खेलने के लिए आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसके अंदर के कित्सुने बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता जा रहा है और उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लियम के पास आ चुकी थी ब्रेक टाइम में हेडन उसे बताने के लिए कि वो उसकी टीम ज्वाइन करना चाहती है और उसने स्कॉट की सारी बातें सुनी और वो बहुत ही अच्छा इंसान है और शायद वो उसका पैक भी ज्वाइन कर ले। और ये कहने के बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि गाइस अगर कोई भी अच्छा मोमेंट हो बुरा मोमेंट हो रैंडम पर्सन हो दुश्मन हो ये इंटीमेट मोमेंट होने जरूरी है इनके बीच में वरना इनकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। और यहाँ पर इंटीमेट मोमेंट होने के बाद वो बात करता है बैरेट से जहां पर उन्हें पता चलता है कि मैच में बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो खेल नहीं पा रहे हैं और अगर जल्दी मैच खत्म करना है तो थोड़ा बहुत स्कोर तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर वो मैच फिर से शुरू करने वाले थे और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं मलिया को जो चढ़ चुकी थी उन बसेस के ऊपर और तोड़ रही थी सारे तारों को और ट्रांसमीटर्स को बट तभी उसे पकड़ के जमीन पे पटक के मारती है उसी की मोम डेजर्ट वुल्फ और वहां पर उनके बीच लड़ाई शुरू हो सकती थी। बट यहाँ पर डेजर्ट वुल्फ उस पर अटैक करने नहीं आई है बल्कि उससे बात करने के लिए आई है जहां पर मलिया उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती और सोचती है कि ये फुल मून पे मुझे जान से मारने वाली है और यहाँ पर ये आई क्या है करने के लिए। बट तभी डेजर्ट वुल्फ से बात करना चाहती है और पता करना चाहती है कि वो किसकी जान बचा रही है। नॉर्मल पब्लिक की जान बचाना शायद उसका पर्सनल काम नहीं है और वो उसकी बेटी है वो इतनी खतरनाक है और शायद किसी स्पेशल बंदे के लिए ही वो ये सब करने के लिए तैयार है जो इस मोमेंट पे वो कर रही है तार तोड़ना सबकी प्रोटेक्शन करना। और तभी हम देखते हैं स्टाइल को डाउट होने लगता है कि शायद मलिया के साथ कोई गड़बड़ है और यहाँ वो जूते भी चेक कर रहा था कि पता लगा सके कि वो काइमेरा कौन है। और उसको देखकर डेजर्ट वुल्फ कहती है शायद वो है जिसकी वजह से तू यहाँ पर रुकी हुई है और सबकी प्रोटेक्शन कर रही है। और वहां पर हम देखते हैं स्टाइल के सर पे चोट लगी थी बट वो मैच खेलने के लिए बार बार जाना चाह रहा था
और यहाँ अब मलिया की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, जहाँ पर डेजर्ट वुल्फ को स्टाइल के बारे में पता चल चुका है। और अब यही हम देखते हैं वो उसे ढूंढने का भी ट्राई करती है, बट डेजर्ट वुल्फ यहाँ से गायब हो चुकी थी। और यहाँ पर कोरी और मेसन जा चुके हैं दूसरे स्कूल वाले के बच्चों की बस में, और यहाँ पर वो कायमेरा को ढूंढ रहे हैं उनके जूते का साइज चेक कर करके, बट उन्हें कोई भी नहीं मिला था इस मोमेंट पे। और यहाँ पर उनकी बस में कोई आने का ट्राई करता है, तो यहाँ पर कोरी अपनी पावर्स को यूज करते हुए मेसन को पकड़ता है और गायब हो जाता है। और यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे, तो किस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं, बट यहाँ पर कोरी को लगता है शायद उसे टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा और उसे मेसन के इतने करीब नहीं आना चाहिए। और वहीं अगले सीन में हम देख पाते हैं मलिया को फिर से, जो डेजर्ट वुल्फ को इग्नोर करते हुए उन तारों को काटने लगती है। और तभी कई इंसानों ने वापस तार जोड़ लिए थे और ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, और एक अजीब सी आवाज जो सबके कानों में चुभती है वो आने लगती है। और ये देख के कोच बोलता है कि मैं क्यों आया रिहैब से, मैं वहीं बैठा था। और तभी यहाँ पर सेंस होने लगता है लियम को कि यहाँ पर आ चुका है बीस्ट की आवाज सुनने के बाद, और वो भागने लगता है अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आके सीधा बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर सारे बच्चे डर के यहाँ वहां भागते हुए स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे, जहां पर पहले से स्कॉट और कीरा थे बैरेट की सिस्टर के साथ में। और तभी कोट गेट खोल के देखने का ट्राई करता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, और तभी उसे दूसरे गेट पे पंजों के निशान दिखाई देते हैं उस बीस्ट के। और ये देख के वो समझ चुका था कि बीस्ट यहाँ पर आ चुका है, अब उसे लड़ना होगा। और ये देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जहाँ पर हम पहले सीन में लिडिया को देखते हैं जिरार्ड और मिस्टर आर्जेंट के साथ में, जहां पर पैरिस यहाँ से जाने लग रहा था और लिडिया उसे रोकने का ट्राई करती है, बट उसको जाने देते हैं मिस्टर आर्जेंट और जिरार्ड, और एक्सप्लेन करते हैं कि वो सिर्फ फाइट कर सकता है बीस्ट से, बट हम हेल्प कर सकते हैं उस बीस्ट को खत्म करने के लिए, और शायद लिडिया उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही सकती है। और यहाँ पर लिडिया को समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की हेल्प लेना चाहते हैं, और स्पेशली जिरार्ड जिस पे तो यकीन करना इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पर जिरार्ड उसे हेल्प करने वाला है पूरी स्टोरी बताते हुए कि बीस्ट कहां से आया और कौन था ये बीस्ट, और अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है 70-60 की। और इस फ्लैशबैक में हम अमेरिका को देख पाते हैं, जहां पर फ्रेंच टेरिटरी पे 2 सोल्जर अपनी जान बचाते हुए जाने लग रहे थे, और वहां पर भी ब्रिटिश सोल्जर उनका पीछा कर रहे हैं उन्हें मारने के लिए। और यहाँ पर ब्रिटिश जीतते हुए इनके लैंड को कब्जा रहे हैं जैसी कोई नई बात हो, बट हम देखते हैं ब्रिटिश ऐसा ही कर रहे थे अमेरिका में भी। और यहाँ पर 2 सोल्जर अपनी जान बचाते हुए भागने लग रहे हैं जो फ्रेंच कॉलोनी के थे। और हम देखते हैं उनमें से एक अपनी सिस्टर मैरी जॉन को लेटर लिखता है कि शायद वो बच पाए और वो अपने घर वापस आने की उम्मीद रख रहे हैं, और ये जंगल में भागने लग रहे थे अपनी जान बचाते हुए। और तभी उस बारिश में उन्हें एक हट नजर आती है जिसकी तरफ वो बढ़ने लगते हैं, बट तभी उनमें से एक जो सेबेस्टियन था वो जमीन पर गिर जाता है और उसका पूरा मुंह पानी में लगता है, और उसको बचाने के लिए उसका दोस्त मार्शल आता है और यहाँ से भागने लगते हैं उस हट की तरफ। और वहां पर हट की ओनर एक लेडी थी जो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर था एक बीस्ट जो इस एरिया में रहता है और लोगों पे अटैक करता है। बट यहाँ पर ये दोनों सोल्जर्स तो ब्रिटिश सोल्जर्स से बचने के लिए आ चुके थे, बट तभी हम देखते हैं वहां पर होता है एक अटैक उन ब्रिटिश सोल्जर के ऊपर किसी जानवर का, और तभी हट के अंदर भी अटैक होता है उसी बीस्ट का, जिससे वो लेडी डरने लग रही थी कि जैसे यहाँ पर कोई वेयरवुल्फ है बीस्ट की फॉर्म में जो सब पे अटैक करता है और उन्हें मार डालता है। और ये सारी स्टोरी लिडिया को बताने लग रहा था जिरार्ड, जिससे कोई एक्सप्लेन कर सके कि बीस्ट कहाँ से आया है। और अब सेबेस्टियन नाम का सोल्जर जो अपना लेटर लिखने लग रहा था मैरी जॉन के लिए, वो किसी ना किसी तरीके से मैरी जॉन तक पहुंच चुका था। और ये वही सोल्जर मैरी जॉन है जिसने बीस्ट को आगे जाके मारा और उसको सिर्फ एक नॉर्मल हथियार से खत्म कर दिया था। और उसी की स्टोरी है जहां से हंटर्स की टीम इन सुपरनैचुरल को हंट करने में लगी हुई है। और यहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो भागने लग रही थी इस बर्फीले जंगलों के अंदर। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं लियम ने अटैक कर दिया था बीस्ट पे, बट बीस्ट ने उसकी हालत खराब कर दी है, और अब उसकी जान बचाने के लिए स्टाइल हिडन उसे भगाते हुए ले जाने लग रहे हैं एक रूम के अंदर। और यहाँ पर स्कूल के अंदर बीस्ट आ रहा है, बच्चे यहाँ भाग रहे हैं, और यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है लियम की, और शायद वो जल्दी से ठीक ना हो पाए। और ये देख के हिडन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इस मोमेंट तक स्टाइल हमेशा बेहोश हो जाता है, बट हिडन उसे बेहोश नहीं होने दे रही है। और यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारा पेन और उसको हील होने में भी टाइम लगेगा, तो समझ नहीं आ रहा है हिडन को कि क्या करे। बट तभी उसका पेन एब्जॉर्ब करने के लिए उससे किस करती है, और ये देख के मेरा मन करता है यार मैं भी बीच से लड़ जाऊं ये सब करवाने के लिए। और ये देख के स्टाइल बोलता है चलो कोई तो सोल्यूशन निकला, और यहाँ पर हिडन उसका पेन एब्जॉर्ब करने लगती है और यहाँ पर उसकी जान बचा रही थी। और यहीं ये बीस्ट आ चुका है स्कूल के अंदर, और यहाँ पर स्कॉट को पटक पटक के मारा है और दूसरी बिल्डिंग के अंदर जा जाके सब पे अटैक करने लग रहा है, जहां पर
मलिया स्टाइल को ढूंढने लग रही है और हर बच्चे से पूछने लग रही है कि स्टाइल कहाँ है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ डेजर्ट वुल्फ शायद अब स्टाइल को जिंदा ना छोड़े। और यहाँ पर बुला लेती है ब्रेडन को स्कूल के अंदर उसकी सारे हथियारों के साथ में। और यहीं स्कॉट ने एक लड़की की जान बचाने के लिए अपने आप को उसके साथ रूम में बंद कर लिया है और तभी उस पर अटैक करने लगता है बीस्ट और उस लड़की को खिड़की से कूदा देता है। बट यहाँ पर बीस्ट ने पकड़ लिया था स्कॉट को और वो खींचते वहां से ले जाने लगता है, जहां पर स्कॉट के ऊपर बहुत बुरा हमला होने वाला है बीस्ट का। और ये सारी सिचुएशन स्कूल में हो रही है और यहाँ पर लिडिया आगे की कहानी सुनने लगती है जिराड से उनके पर्सनल आर्जेंट बंकर के अंदर। और अब जहाँ जिराड बताते हैं कि मैरी जॉन एक हंटर थी और बहुत फेमस थी अपने टाउन में, जहां पर सब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और तभी उसका भाई वापस जिंदा बच के आ चुका था उस लड़ाई से मार्सेल के साथ में, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश थी। और यहाँ पर सेबेस्टियन भी अपनी बहन को देख के बहुत ज्यादा खुश है। बट तभी उनकी खुशी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर एक बीस्ट की न्यूज है जो इस शहर के अंदर आ चुका है और उसने उस शॉप ओनर के बच्चे को मार दिया था। और ये देख के मैरी जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी पूरी टीम और जितने भी लोग हैं हंट करने के लिए जाएंगे जो भी ये बीस्ट है, और इसकी तैयारी करने लगते हैं, जहां पर सारे मिथ्स को लगा के अलग अलग वेपन लेके जाने लगते हैं, जिस तरह सिल्वर बुलेट्स और ये सब चीजें। बट तभी मैरी जॉन का भाई सेबेस्टियन बोलता है कि ये नॉर्मल बीस्ट मुझे नहीं लगता है, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और तुम्हें मैरी जॉन अपनी जान बचानी चाहिए, और ये नॉर्मल सिल्वर से शायद वो मरे भी ना। और यहाँ पर मैरी जॉन को लगता है शायद उसका भाई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, और मार्शल भी सेम बात बोलता है। बट हम देखते हैं मैरी जॉन को इनकी बात पे यकीन नहीं है और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और अपनी टीम को लेके वहां से जाने लगती है। और उसे शक होने लगता है मार्शल पे कि शायद वो कोई तो गड़बड़ कर रहा है, बट अभी उसका काम है उस बीस्ट को पकड़ना और उसे मार डालना। और जैसे वो जंगलों में जाती है उसे हंट करने के लिए रात को अपनी टीम के साथ उसकी टीम पे हो चुका था अटैक, एक एक करके उसके बंदे मरने लगते हैं। और यहाँ पर मैरी जॉन भी उस बीस्ट के हाथों मरने वाली है। बट तभी हेनरी नाम का बंदा आता है और वहां पर माउंटेन ऐश लगा देता है चारों तरफ, जिससे कि वो बीस्ट को रोक सके। और इस मोमेंट पे उसने मैरी जॉन की जान बचा ली है। और ये वही बंदा था जिसने पता लगाया था उस ओनर के बच्चे की डेथ को भी, और यहाँ पर उसने इसकी जान बचा ली है और अपने साथ लेकर जा चुका है थोड़ी देर बाद अपने घर में, जो चारों तरफ माउंटेन ऐश के ट्री से घिरा हुआ था, जहां पर मैरी जॉन उसके साथ सेफ रह सकेगी। बट मैरी जॉन को तो जानना था कि ये बीस्ट है कौन और तुमने मेरी जान कैसे बचाई। बट तभी हेनरी एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके पास ये सारे मिथ्स और लेजेंड से जुड़ी हुई चीजें थी, जिस तरह की मिसलटो, ये माउंटेन ऐश, और इन सब चीजों से वो बीस्ट से लड़ सकते हैं। बट फिर भी बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम नॉर्मली उससे लड़ नहीं सकती हो, और वो ऊपर से एक वेयरवुल्फ है, कोई नॉर्मल जानवर नहीं जिसे तुम सिल्वर बुलेट से भी मार सको। और ये सुनने के बाद मैरी जॉन को अब बचना नहीं है बल्कि उस बीस्ट को खत्म करना है, जिससे कि सब लोग सेफ रह सकें। तो अब बदला लेने के लिए मैरी जोन्स ने एक प्लान बनाया कि पहले पता तो करें ये है कौन, और बीस्ट को फाइंड करने के लिए उसने हेनरी के साथ मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां पर ये पार्टी थी उन लोगों की याद में जो लोग मर चुके हैं बीस्ट के हाथों, और सब लोगों को बुलाया गया था और यहाँ पर ड्रिंक करना कंपलसरी बताया गया है। और यहाँ पर मैरी जोन सबको ड्रिंक डालने लगती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं मार्शल उस ग्लास को देखता है और उसके अंदर थी मिसलटो और अपना ग्लास तोड़ देता है। और ये देख के उसके हाथ में चोट लग चुकी थी और मैरी जोन को पहले से ही मार्शल पे शक है, तो उसको बाहर लेकर जाती है और उसका हाथ साफ कराने का ट्राई करती है। बट तभी मार्शल एक हिंट करता है कि उसे पता है वो क्या ढूंढ रही है, और अगर उसको जानना है तो उसके सेलर जो बेसमेंट है उसमें जाके चेक करे, और तभी अपनी चाबियां दे देता है। और यहाँ पर डरते हुए मैरी जॉन जाने लगती है और अंदर जाके उसे दिखती है लाशें जो उस बीस्ट ने मारी थी, और ये देख के वो डर चुकी है और समझती है कि बीस्ट खाने के लिए नहीं मार रहा है बल्कि सिर्फ फन के लिए लोगों को मारने लग रहा है। और आने के बाद अपना बो एंड एरो तान देती है मार्शल पे और उसको मारने का ट्राई करती है। बट मार्शल बोलता है प्लीज मार दो, मुझे खत्म करो ये सब चीजों से। बट तभी मैरी जॉन को लगता है कुछ गड़बड़ है, ये बंदा अगर वो बीस्ट होता तो बीस्ट फॉर्म ले सकता था, उस पर भी अटैक कर सकता था, बट ऐसा इसने कुछ नहीं किया, जैसे कि ये बीस्ट को छुपा रहा हो और खुद बीस्ट ना हो। और तभी पता चलता है कि इसके साथ तो मेरा भाई रहता है और शायद वही एक बीस्ट है, और ये सोचते हुए अंदर जाने लगती है जहां पर मार्शल ने पहले हिंट दे दिया था कि उसी का भाई है वो बीस्ट। और हम देखते हैं अंदर जहां पर थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद सेबेस्टियन का बीस्ट बाहर आने लग रहा था, बट वो उसको कंट्रोल करके बैठने लगता है, जहां पर उसकी बहन उसे कन्फेस करती है कि वो बीस्ट है और उसने ऐसा क्यों किया। बट तभी सेबेस्टियन साफ करता है कि पहली बात वो उसका भाई है तो वो उसे हार्म नहीं करेगी,
और फिर जो भी उसने किया वो सब एक बीस्ट है, वो उसका नेचर है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। और उसने तो बच्चों को और बाकियों को भी मार डाला है जो भी उसके रास्ते में आया है। और तुम्हें तो मिथ के बारे में पता ही होगा कि अगर तुम किसी वेयरवुल्फ के पंजे में जमा पानी को अगर तुम पियोगे तो तुम्हारे अंदर वो बीस्ट की सारी ताकत धीरे धीरे आ जाएंगी। जैसा कि मिथ ने कहा था मेरे साथ वैसा ही हुआ। और तुम मेरी फैमिली हो और तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी। बट इस मोमेंट पे शौक में थी मैरी जॉन कि उसका भाई ये किलर है और ऊपर से बच्चों को मारता है, इससे बुरा क्या हो सकता है। और पता चलता है कि ये सिर्फ फन के लिए क्या करता था। और यहाँ पर मैरी जॉन अपने भाई से बदला लेगी, बट वो इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि इसका भाई सब पे अटैक करके यहाँ पर सब लोगों को मार सकता है। तो उसे वहां से जाने देती है, बट उसका प्लान तैयार था अपने भाई को और उसके अंदर के बीस्ट को मारने का। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं स्कॉट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है लाइब्रेरी की तरफ और बीस्ट उसके पीछे था और देख पाता है लाइब्रेरी में पूरी क्लास छुपी हुई है और वो उनको ऊपर जाने के लिए कहता है जिससे कि बीस्ट उन तक शायद ना पहुंच सके। और यहाँ पर बीस्ट आ चुका था, तो अब स्कॉट के पास कोई और चारा नहीं है, वो अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है और पूरी क्लास के आगे मुंह दिखाई हो जाती है कि उसके पास वेयरवुल्फ स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर उसकी और बीस्ट की लड़ाई होती है जहां पर धपा धप पिटाई होती है स्कॉट की, क्योंकि पहली बात तो उसको परफॉर्मेंस इश्यू पहले से ही थे और ऊपर से स्कॉट के सामने बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इतनी पिटाई हो रही थी इस मोमेंट पे उसकी कि कोई हद नहीं है। बट तभी आ चुकी थी ब्रेडन अपने शॉर्ट गन्स को लेकर और यहाँ पर मलिया भी उसके साथ है और लियम भी अटैक करता है उस बीस्ट पे एक साथ और यहाँ से उस बीस्ट को भगा देते हैं। और ये देख के ब्रेडन का क्वेश्चन था स्कॉट का थोड़ा दिमाग हिल गया है जब से उसने थियो के साथ लड़ाई की है कि वो किससे भिड़ने जा रहा था, वो बीस्ट था, तुम उससे जीत नहीं सकते थे तो लड़ने क्यों गए। बट तभी स्कॉट का जवाब था कि वो वहां पर जीतने नहीं गया था बट स्मेल करने गया था, क्योंकि भाई वेयरवुल्फ के अंदर कुत्तों जैसी पावर भी होती है सूंघने की, जो अब आ चुकी थी स्कॉट के पास भी। तो उसने सूंघ लिया इस बीस्ट को और अब वो पता लगा के रहेगा कि रियल लाइफ में ह्यूमन फॉर्म में वो बीस्ट कौन है और उसको सूंघते हुए कुत्तों की तरह चला जाता है लाइब्रेरी के बाहर। और अब फ्लैशबैक के सीन में हम देख सकते हैं कि मैरी जॉन को बदला चाहिए अपने भाई से और उसके लिए वो एक हथियार बनाने का ट्राई करती है, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी चीज उस बीस्ट के आर पार क्या उसको टच भी नहीं कर सकती है। तो शायद एक भाला बनाना पड़ेगा जो उसके आर पार जा सके, जो एक सिल्वर से बना हुआ भाला था। बट नॉर्मल सिल्वर तो उसके ऊपर कोई असर नहीं करती है, तो इसके अंदर मिसलटो, वुल्फ पेन और बाकी सारी चीजें डाली थी और ऊपर से मैरी जॉन का ब्लड भी इसके ऊपर लग चुका था और ये हथियार उन्हें तैयार कर दिया था मारने के लिए सेबेस्टियन को हेनरी के साथ मिलके। जहां पर बीस्ट को मारना इतना आसान नहीं था बट मैरी जॉन ने ठान ली थी ये करने की और इसलिए उसने 3 साल लगाए अपने भाई को वापस ढूंढ के मारने के लिए। बट तभी पता चलता है ये मैरी जॉन का ही प्लान था कि उसका भाई उसके पीछे आए और तभी घूमकर उसे एक भाला मार देती है और जैसे ही भाला लगता है सेबेस्टियन को लगता है कि उसके घाव हील हो जाएंगे, वो बीस्ट है क्योंकि उसके पास उतनी स्ट्रेंथ भी है। बट तभी पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल भाला नहीं है और उसके मुंह से खून आने लगा था और यहाँ पर उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा बच सकता है और वो एक बहुत बड़ा बीस्ट बन के रहेगा जिससे लोग खौफ खाएंगे और वो सबको खत्म कर देगा। बट तभी मैरी जॉन अपने भाई को इसलिए खुला नहीं छोड़ सकती थी और इसीलिए उसे मारना पड़ा था अपने ही भाई को। मिसलटो, वुल्फ पेन इन सबको यूज करते हुए उसने एक ऐसा हथियार बनाया सिल्वर के साथ मिलकर जिससे कि अपने भाई को खत्म कर सके। और ये देखकर सेबेस्टियन मरने लगता है और यहाँ पर उसकी सिस्टर इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो उसका भाई था। एटलीस्ट उसे लास्ट मोमेंट पे गले लगाती है और बोलती है कि उसका नाम वो हिस्ट्री से ही डिलीट कर देगी, सिर्फ उसे बीस्ट के नाम से जाना जाएगा और वो कभी अपने आप को याद ही नहीं रख पाएगा। और ये करने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ जलवा देती है पूरे सबूतों के साथ में, जिससे कि बीस्ट के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन ना मिल पाए किसी को भी। और ये देख के मैरी जॉन इमोशनल तो थी बट उसे ऐसा करना पड़ा। और यहाँ पर लिडिया पूछने लगती है चलो ये मैरी जॉन की स्टोरी थी तो आप क्यों हेल्प कर रहे हो, जिराड का तो मुझे पता है बहुत ज्यादा इविल इंसान है, अगर वो हेल्प कर रहा है तो शायद उसका भी कोई प्रॉफिट होगा। बट तभी जिराड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैरी जॉन ने हेनरी से शादी की थी और हेनरी कोई और नहीं एक आर्जेंट था और पहली हंटर उनकी फैमिली की मैरी जॉन ही थी। तो अगर वो बीस्ट हमारे हाथों मारा जाता है तो ये हमारी फैमिली की शान के लिए है और हमको मारना पड़ेगा। बट तभी लिडिया साफ करती है कि उस बीस्ट को मारना इतना आसान नहीं है और उसके लिए उसको सबकी हेल्प चाहिएगी, क्योंकि मैरी जॉन भी कभी भी अकेली नहीं लड़ रही थी, उसके साथ सब पूरा गांव लड़ने लग रहा था और यहाँ तक कि हेनरी और मार्सेल ने भी हेल्प की थी। तो इतना इजी नहीं होगा उस बीस्ट से पहले भी लड़ना और आज भी लड़ना। और अब वो जा रही है
पैरिस से हेल्प मांगने के लिए। शायद वो अपने कंट्रोल में नहीं है, बट मैं कहां से कंट्रोल में थी? मैं कभी भी कंट्रोल में नहीं थी अपनी बेंशी वाली पावर्स के, बट मुझे उससे हेल्प लेनी होगी। और ये कहने के बाद लेडी यहाँ से चली जाती है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वो बीस्ट को अकेले नहीं हरा सकती है। और वही हम देखते हैं स्कॉट वेयरवुल्फ की तरह सूंघते सूंघते पहुंच चुका था एक कार की तरफ, जहां पर वो खोल के देखता है तो ये वही जूते थे जो हॉस्पिटल में मिले थे। हम देखते हैं उनको, देखता है कि वो ब्लड से रंगे हुए हैं, और ये देख के उनको जूता छुपाई की रस्म खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये जूते मिल चुके हैं और अब इसका प्राइस देना पड़ेगा इस गाड़ी वाले को जिसकी ये गाड़ी है। और पता चलता है ये कोई और नहीं, मेसन है। और ये देख के सब लोग हैरान थे, मेसन कातिल कैसे हो सकता है? बट तभी उसकी तरफ बढ़ने लगता है स्कॉट। बट भाई सिमरन को बचाने के लिए राज तो आएगा ही ना। तो यहाँ पर आ चुका है कोरी, जो उसे पकड़ता है और गायब कर देता है। और यहाँ पर जूते के ना पैसे मिले ना मेसन मिला, दोनों गायब हो चुके हैं। और स्कॉट यहाँ वहां ढूंढने का ट्राई करता है और उसे नहीं मिलता मेसन, क्योंकि उसे भगा ले चुका है कोरी अपने साथ में। तो अब स्कॉट कैसे ढूंढ पाएगा मेसन को, जो रियल बीस्ट है? और अब इन जूतों की हिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, तो आगे क्या करेगा स्कॉट मेसन के साथ में, जानते हैं इस एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। तो लास्ट एपिसोड में हमने बीस्ट को देखा जिसने सबकी बैंड बजा दी थी, स्पेशली स्कॉट की, और यहाँ से वो भाग चुका है और पता चल चुका है कि मेसन है वो बीस्ट, और उसको पता नहीं है कि कब वो बीस्ट बन के सारी चीजें कर रहा है। और जानते आगे होता है क्या, क्योंकि कोरी उसे भगा के लेके जा चुका है दिलवाले दुल्हनिया की तरह। तो अब आगे होगा क्या कोरी पे भी अटैक कर देगा मेसन, या फिर मेसन सुधर जाएगा, या फिर ड्रेड डॉक्टर्स कुछ करने वाले हैं? जानते हैं इस एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, क्योंकि गाइज ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस सीजन की, और नेक्स्ट सीजन तभी अपलोड होगा जब ज्यादा से ज्यादा आपके लाइक होंगे इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं टीन वुल्फ के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 19 को राइट नाउ, जहां कोरी मेसन को लेके आ चुका था उन टनल्स के अंदर, और DDLJ 2 की स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी जा चुकी है, जहां पर कोरी जान बचा के ला चुका है मेसन की। बट यहाँ पर मेसन को कुछ अजीब लगता है और शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो काइमेरा कैसे हो सकता है। बट तभी कोरी उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि शायद वो हो सकता है उसको कई सारे मेमोरी याद नहीं होंगी, और वो कब भूल जाता होगा कि वो मेसन है और बीस्ट बन के सब पे अटैक करता होगा। शायद ये उसकी गलती नहीं है, बट शायद वही बीस्ट है। और यहाँ पर कोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता मेसन, कि उसे यकीन नहीं होता कि वो एक बीस्ट हो सकता है, पर उसे याद भी नहीं आ रहा है कि जब वो बीस्ट आया था तो उस मोमेंट पे वो कहाँ था। और यहाँ पर अब उन्हें डर है कि ड्रेड डॉक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को सुनते हुए, और वहां पर वैसा ही हुआ। ड्रेड डॉक्टर्स आ चुके थे यहाँ पर कोरी से मेसन को छीनने के लिए, बट कोरी उसकी जान बचाने के लिए उसे वहां से भगाने लगता है। बट ड्रेड डॉक्टर्स कोरी को मारते हैं और कोरी की छोरी मेसन को लेकर चले जाते हैं वहां से उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और यहाँ पर कीरा और उसके सारे दोस्त मिलकर स्कॉट को घर पे लेके आ चुके हैं, क्योंकि वो खुद तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि धपाधप पिटाई हुई है बीच से उसकी। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा खुश था कि उसके साथ कीरा है टाइम बिताने के लिए। बट यहाँ पर कीरा को भी टेंशन है अपनी पावर को कैसे वो कंट्रोल करेगी, और यहाँ पर स्कॉट अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना भूल चुका था, जिसके लिए उसे स्ट्रेस होने लगता है। बट तभी कीरा उसे किस करके शांत करने की कोशिश करती है, और यहाँ पर स्टाइल देखता है कि उसके दोस्त का मूड बना हुआ है, तो गेट बंद करके वहां से जाने लगता है और जाकर बात करता है मलिया और ब्रेडन से डेजर्ट वुल्फ के बारे में, जो टाउन के अंदर आने वाली है और सबके लिए खतरा बन सकती है। तो उसे भी एक गन चाहिए चलाने के लिए। और ये देख के ब्रेडन को लगता है कि इस गधे को गन देनी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी उसकी, बट उसके जिद करने पे यहाँ पर स्टाइल को गन देती है। और हम देखते हैं स्टाइल को गन कैच करनी भी नहीं आती है, और ये देख के समझता है स्टाइल कि उसको गन की नहीं थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। और ये सोचने के बाद बोलता है चलो मुझे गन नहीं चाहिए, बट मुझे पता करना है कि डेजर्ट वुल्फ के आगे के प्लान क्या है, और इसलिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। और अभी हम लिडिया को देख पाते हैं जो पैरिस के घर गई थी, बट वो वहां से गायब है और उसका आधा सामान भी। और ये बात उस शेरिफ को बताती है और उसे रोकने के लिए कहती है अगर वो कहीं जा रहा है तो। बट शेरिफ भी शाना था, उसने पता लगा लिया था कि पैरिस कहां से भागने लग रहा है, और उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं। और ये देख के पैरिस को गुस्सा आता है, क्योंकि वो टाउन छोड़ के इसलिए भागना चाहता है क्योंकि उसे विजन्स आ रहे थे मौत के, और उसे लगता है कि वही एक रीजन है जिससे सब लोग मरने वाले हैं। बट यहाँ पर आ चुकी थी लिडिया उससे मिलने के लिए, और एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है और वो किसी भी तरीके से बुरा नहीं है और वो सबके लिए अच्छा होगा। वो यहाँ पर ड्रोन होते हुए आया है किसी अट्रैक्टेड एनर्जी से, तो उसके लिए अच्छा ही होगा कि यहाँ पर रुके और बीच से हम सबकी जान बचाए। तुम मौत का रीजन नहीं हो सकते हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो बोलता है कि उसका नाम ही हेलहाउंड है, मतलब मौत और नर्क,
मतलब उसका यहाँ पर होना नर्क के बराबर है। बट तभी लिडिया उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा और वो उस पर यकीन करती है। और भाई लड़की कहेगी तो सब यकीन तो करेंगे ही, और इस वजह से पैरिस यहाँ पर रुकने के लिए तैयार था। और वही हम देखते हैं लियम को हेडन के साथ मिलकर ढूंढने का ट्राई करता है मेसन को उस रात में, बट ना मिलने पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट फिर लड़की कहेगी तो मानेगा ना, जहां पर हेडन उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उसे हेल्प करेगी और यहाँ पर वो उसके साथ अब घर चले तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा, इतनी रात को बाहर निकलना सेफ नहीं है। और ये कहने के बाद दोनों घर जाने लगते हैं और अगले ही दिन हम देखते हैं स्कॉट के सारे घाव हील हो चुके थे और वो अपने किचन के अंदर जाने लगता है और देख पाता है कि उसके सारे दोस्त वहां पर इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह वो मेसन को ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन उनकी हेल्प कर सकता है। और तभी स्कॉट आने के बाद कुछ महसूस करता है और एकदम कोरी को पकड़ के बोलता है शायद इससे पूछना चाहिए। और यहाँ पर कोरी छुप के उसकी सारी बातें सुनने लग रहा था और बोलता है मेरी गलती नहीं है, प्लीज समझो मेरी गलती नहीं है। वो ड्रेड डॉक्टर्स आए और उसको लेकर चले गए, मैं उसको हेल्प करना चाहता था। और यहाँ पर वो समझने का ट्राई करेंगे कि ड्रेड डॉक्टर से कैसे बचाएं मेसन को और कौन हेल्प कर सकता है उन सब चीजों में। और तभी हम देखते हैं मेसन को उस हालत में जहां पर ड्रेड डॉक्टर्स को घसीटते हुए ले जाते हैं और उसके सर में एक बड़ी सी रोड डालते हैं और एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसके अंदर कोई मरा हुआ इंसान है उसके अंदर से उसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके बीस्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, जिससे कि मेसन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और बीस्ट फुल पावर में स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वापस आ जाए। और अब वही हम थियो को देख पाते हैं जो एक रियल ट्रू अल्फा बनना चाहता है और इसलिए उसे बीस्ट का पता करना जरूरी है और वो पता करने के बाद उस बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए अपने दोस्त जोश को वो ड्रेड डॉक्टर वाला मास्क पहनने के लिए कहता है, बट जोश डरा हुआ है, उसकी पावर इलेक्ट्रिसिटी है और इस मास्क के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट फिर भी उसे डर लग रहा था इसे पहनने में। बट यहाँ पर इस बात को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा है थियो को कि अगर उसकी कोई बात ना माने तो वो उसका दुश्मन ही है। और यहाँ पर उनने पकड़ के रखा हुआ है डेकेलियन को, जहां पर डेकेलियन एक्सप्लेन करता है कि इन ड्रेड डॉक्टर्स ने ये मास्क सूडो साइंस से बनाए हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, बट ये तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है सब कुछ पता करने के बारे में और यहाँ पर थियो तुम्हें इसकी जरूरत है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं थियो को डर लग रहा था कि उसका पैक छोटा होता जा रहा है और उसकी लोग बात नहीं मान रहे हैं एक अल्फा की तरह जैसे माननी चाहिए। और तभी डेकेलियन उसे साबित करता है कि उसके दोस्त कहाँ पर है हेडन और कोरी, वो तो उसके साथ नजर नहीं आ रहे, शायद वो उसका साथ छोड़ के जा चुके हैं। और ये देख के थियो को गुस्सा आने लगता है और तभी उसको मारने के लिए ट्रेसी आगे बढ़ती है, बट तभी डेकेलियन खड़ा होकर उस पाइप को अपनी बॉडी से निकाल के फेंकता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर स्कॉट की आंखों के लिए आया था, ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रहा हूँ क्योंकि मुझे स्कॉट मैकॉल की आंखें चाहिए थी, बट तुम मुझे वो लाके नहीं दे सकते हो तो शायद तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और पकड़ के थियो को मारता है और एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर अगर उसे पावरफुल बनना है तो उसको पेन भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पेन को सहना पड़ेगा पावर के लिए। तो पहले पेन को एब्जॉर्ब करो, फिर उसकी लाइफ को ले लो और फिर उसकी पावर को भी ले लो। और तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ थियो। और यहाँ थियो को पेन देने के बहाने उसने समझा दिया था थियो को कि उसे अपने पैक को खत्म करना है एक के बाद एक और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके खुद स्ट्रॉन्ग बनते हुए जाना है। और ऐसा ही थियो ने किया अपने दोस्त जोश को मारकर, जहां पर उसने जोश की इलेक्ट्रिसिटी वाली सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब वो शायद एब्जॉर्ब कर सकता है उस मास्क की पावर को, जिससे पता लगा पाएगा कि वो बीस्ट कौन है और उसको मार के एक ट्रू वेयरवुल्फ और अल्फा बन पाएगा। और इसलिए उस मास्क को पहन लेता है और पता लगाने का ट्राई करता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कीरा जो टाउन छोड़ के जाना चाहती है और अपनी तलवार को वापस जोड़ कर आएगी, जहां उसके पास कंट्रोल होगा अपनी पावर्स पे और अपनी कित्सुने पे, जहां पर उसके डैड उसे गाइड करने लगते हैं उस पूरे रास्ते के लिए। और कहीं ना कहीं वो स्कॉट को छोड़कर जाने वाली है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो अपनी पावर पे कंट्रोल कर सके। और वही हम देखते हैं लिडिया लेके जा चुकी थी नेमेटोन ट्री तक पैरिस को, जहां पर पैरिस को विजन आते हैं, जहां पर पैरिस को विजन आता है कि वो लिडिया को मरते हुए देख रहा था। और ये देख के उसे लगता है कि शायद अभी भी उसे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना वो लिडिया तक को हार्म कर सकता है। बट यहाँ पर लिडिया को लगता है कि वो हेल्प करेगा सब कुछ वापस सही करने के लिए। और वहीं पर स्कॉट को बुला लिया था थियो ने कि वो मिलके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टाइल को लगता है कि सबसे बेकार आइडिया है और थियो पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। और यहाँ पर लियम जाने लगता है स्कॉट के साथ में थियो से बात करने के लिए, जहाँ पर वो मिलके मेसन की हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पर थियो को पता चल चुका है कि मेसन ही है वो बीस्ट
और यहाँ पर मेसन को बचाना चाहता है जिंदा स्कॉट। बट यहाँ पर थियो बोलता है कि ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे तो सिर्फ उस बीस्ट को मारना है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना है, तुम साथ मिलके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि इसके साथ काम नहीं करना चाहिए, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि थियो के पास कहीं ना कहीं अप्रोच है ड्रेड डॉक्टर्स तक। और यहाँ पर लियम को भी थियो पे बिल्कुल यकीन नहीं था, बट इसके साथ काम करने के लिए वो तैयार थे। और जैसे ही यहाँ से जाने लगता है स्कॉट, पीछे से आने लगता है डकेलियन, जिसके कहने पे सारे काम करने लग रहा था थियो। और यहाँ पर ट्रेसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना स्कॉट को ना लियम को। और ये देखने के बाद थियो एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें उस बीस्ट को पैरालाइज करना होगा, तभी मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं स्कॉट की भी, जब वो फुल मून होगा। और यहाँ पर डकेलियन उसके साथ मिलकर उसको एडवाइस कर रहा है सब करने के लिए, जिससे कि वो सबकी पावर एब्जॉर्ब करके एक अल्फा बन जाए। और यहाँ पर ये थियो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और इविल है, जिसने अपने ही एक बीटा को मार दिया था पावर गेन करने के लिए। बट स्कॉट के पास भी कोई और चारा नहीं है जो उसके साथ काम करने लग रहा है। और वहां पर जाते हैं उस प्लेस में जहां पर नॉर्मली ड्रेड डॉक्टर्स हुआ करते थे, बट ये पूरी जगह अब खाली हो चुकी थी। और अब थियो बताने लगता है वहां पर एक बॉडी के बारे में जिसे उन्हें ग्लास के अंदर रखा हुआ था। वो एक सोल्जर था जर्मनी का, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी की तरफ से लड़ा था। और उसकी पावर एब्जॉर्ब करते हुए अब तक ये ड्रेड डॉक्टर्स जिंदा थे, क्योंकि वो एक अल्फा वेयरवुल्फ था। और शायद ये उसे कहीं और लेके जा चुके हैं, तो मतलब हमको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर पावर और बाकी रिसोर्सेज हो और ट्यूलरिक करंट हो, जहां पर छुपा के उसे रख सकते हैं। और ये कहने के बाद ट्यूलरिक करंट का मैप निकालने लगता है स्कॉट और ढूंढने लगते हैं बीकन हिल्स के जंगलों में उस जगह को जहां पर उन सबको जाकर पता करना पड़ेगा मेसन के बारे में। और अभी इसी मोमेंट पे स्टाइल और लिडिया पुलिस स्टेशन में बैठ के सोच रहे हैं कि मेसन कहाँ हो सकता है। और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताता जा रहा था स्कॉट कि वो अभी थियो के साथ में काम कर रहा है। और ये बात से स्टाइल बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आज फुल मून होने वाला है, तो शायद उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और वो इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर डेजर्ट वुल्फ उनकी सारी बातें सुनने लग रही थी, जहां पर भेज रखा था मलिया और ब्रेडन को स्कॉट के घर पे, और वहां पर माउंटेन एश लगा रखी है, तो शायद वो घर से बाहर भी ना जा पाए और यहाँ पर अंदर ना पाए डेजर्ट वुल्फ उन पर अटैक करने के लिए। बट यहाँ पर ये सब मलिया को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि वो बंद के रहना नहीं चाहती थी एक जेल के अंदर, जो उससे स्कॉट का घर अब लगने लगा था। और मेरा पर्सनल मानना है यहाँ स्टाइल भी नहीं है, तो शायद इसको और बोरियत हो रही है अकेले रहते हुए। और अब हम देख पाते हैं यहाँ से कीरा जाने से पहले उसे मैसेज करती है और स्कॉट को इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाने वाली है और शायद उसके लिए जरूरी है। और यहाँ पर थोड़ी इमोशनल थी, क्योंकि ये जाने वाली थी उन्हीं शेप शिफ्टर के पास सीखने के लिए कि वो अपने आप पे कैसे कंट्रोल करे, और शायद शेप शिफ्टर उसे कभी ना छोड़े। और वैसे भी उसकी एज 800 साल है, तो उसके पास बहुत सारा टाइम होगा, बट वो टाइम शायद वो स्कॉट के साथ ना बिता पाए। और ये कॉल करने के बाद वहां से जाने लगती है। और इस मोमेंट पे स्कॉट ट्यूलरिक करंट को फॉलो करते हुए थियो और लियम के साथ जाने लग रहा था उन जंगलों के अंदर, जहां पर लियम बहुत ज्यादा गुस्सा है थियो के यहाँ होने से, और वो डायरेक्शन बताते हुए ले जाने लग रहा था जहां पर उसे मेसन की स्मेल आ रही थी। हम देखते हैं जैसे पहुंचने लगता है वो डायरेक्शन बतानी बंद करता है, क्योंकि उसे डाउट था कि थियो कहीं ना कहीं उसके दोस्त को हार्म करेगा। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है थियो कि उसने मेसन को नहीं देखा उसके सपनों में, उसे सिर्फ उसकी पावर एब्जॉर्ब करनी है, जो भी उसके अंदर का बीस्ट है, और उसे मेसन से कोई लेना देना नहीं है। उसने देखा था अपने सपनों में एक बर्फ में मरे हुए इंसान को जिसके आर पार भाला था। और ये कहने के बाद स्कॉट बोलता है ये तो वही स्टोरी है ना जो लिडिया ने हमें बताई थी। बट तभी थियो एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ पावर चाहिए। और यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और वो ढूंढ लेते हैं एक छोटा सा बंकर, जिसके अंदर जाने के बाद वो देख पाते हैं मेसन को बांध के रखा हुआ था और उसके अंदर एक पाइप लगाई हुई है जो सीधा उस बॉडी से कनेक्टेड है, उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जो बंद है। और अब यही मिस्टर आर्जेंट अपने फादर जिरार्ड के साथ इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं मेसन के बारे में, और पता चलता है कि लियम का बेस्ट फ्रेंड है। और अब जिरार्ड बोलता है कि वो एक मास मर्डरर है और उसको हमको मारना होगा उस स्पाइक से, जो भाला उस टाइम में भी यूज किया था बीस्ट को मारने के लिए, और वही हमें ढूंढना पड़ेगा। और शायद इतना हार्ड नहीं होने वाला है, बट हमको बीस्ट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा तब तक, और हमको बहुत ज्यादा पावर चाहिए और आग भी। और ये कहने के बाद वहां पर पहुंच चुका था पैरिश और बोलता है मैं आग देने के लिए तैयार हूं, तुम्हें कितना सपोर्ट चाहिए इस बीस्ट को हराने के लिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पैरिश अब आर्जेंट के साथ काम करेगा, और जिरार्ड के अपने कोई मोटिव भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम आगे पता करेंगे। और अब अगले सीन में हम देखते हैं डेजर्ट वुल्फ पहुंच चुकी थी स्कॉट के घर तक, और यहाँ पर उसने ट्रेसी की हेल्प से उसकी माउंटेन एश की लाइन को हटा के अंदर आ चुकी है। बट हम देखते हैं यहाँ पर
ब्रेडन लड़ने लगती है डेजर्ट वुल्फ से और उसको पटक के बेहोश करती है और वहां पर वापस उस लाइन को करेक्ट करके घर के बाहर आ चुकी थी, जहां से अब डेजर्ट वुल्फ बाहर तो नहीं जा सकती है बट घर के अंदर अभी भी मलिया है और शायद ये उसको मार सकती है। और अब ट्रेसी की वजह से गड़बड़ और बढ़ चुकी है जो डेजर्ट वुल्फ की हेल्प कर रही थी। तो मतलब कहीं ना कहीं थियो जानबूझ के ये सब करवाने लग रहा था क्योंकि ट्रेसी हर कोई ऑर्डर्स थियो से ही लेती है। और अब वही हम देखते हैं कीरा को जो वापस उन शेप शिफ्टर से हेल्प मांगने के लिए जाती है, बट ये शेप शिफ्टर फ्री में हेल्प नहीं करने वाले हैं बल्कि उसके लिए उसे प्राइस पे करना पड़ेगा और तभी वो हेल्प कर सकती है उस तलवार को जोड़ने में और कीरा को उसकी दोस्तों की हेल्प करने के लिए। और कीरा इस डील के लिए बिल्कुल एग्री करती है क्योंकि वो सबकी जान बचाना चाहती थी। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि ड्रेड डॉक्टर्स पहुंच चुके थे कोर्ट के पास में और यहाँ पर वो निकालने का ट्राई करते हैं बार बार मेसन को वहां से, पर ड्रेड डॉक्टर्स टारगेट करते हैं थियो को और बोलते हैं कि वो उनका सबसे बड़ा फेलियर था बट उन्होंने फेलियर से सीखा और अब एक परफेक्ट बीस्ट बना दिया है। और स्कॉट और थियो तुम बेस्ट हो। और ये सुनने के बाद थियो को गुस्सा आने लगता है और वो अटैक करने का कोशिश करता है ड्रेड डॉक्टर्स पे, बट उसको रोकने की कोशिश कर रहा था बार बार स्कॉट की जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रहे हैं कि शायद ड्रेड डॉक्टर्स को कुछ टाइम मिल सके। और तभी हम देखते हैं ड्रेड डॉक्टर्स बोलते हैं कि इविल है थियो और उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। और अब उनने एक इनोसेंट लड़के को यूज करते हुए बहुत बड़े बीस्ट को तैयार कर लिया है जहां पर वो मेसन की बात कर रहे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर अटैक करना शुरू करता है थियो क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था ड्रेड डॉक्टर्स के ऊपर और बोलता है स्कॉट से कि तुम्हें यहाँ से मेसन को ले जाना होगा। और वहां से मेसन को ले जाने लगते हैं बट तभी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर बिना फ्रीक्वेंसी के अब वो बीस्ट बन सकता था। और ये देखने के बाद अपनी बीस्ट की फॉर्म में आता है और सबसे पहले ड्रेड डॉक्टर्स को ही खत्म करता है। भाई जिन लोगों ने उसे बनाया था उन्हीं को पटक पटक के धो धो के मारता है। और यहाँ पर थियो को भी 2 झापट टेक ही दिए थे इस बीस्ट ने। और इतनी मार खाने के बाद वो ड्रेड डॉक्टर को बाहर ले जाने लगता है बट तभी वहां पर पहुंच चुका था पेरिस जो अटैक करता है इस बीस्ट के ऊपर। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट आके गोलियां मारने लगते हैं और तभी ये बीस्ट अपनी रियल ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। और ये देखकर जेराड उसे पहचान जाते हैं कि वो कौन है। और यहाँ पर उसे पता था कि ये आर्जेंट फैमिली है और उसे वो अच्छे तरीके से जानता था। और ये बीस्ट अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भागने लगता है क्योंकि इसका पीछा करने लग रहा था पेरिस हेलहाउंड फॉर्म में। और यहाँ से जंगलों में भाग जाते हैं और तभी स्टोरी बिल्कुल रियल प्रूफ हो चुकी थी कि रियल में सेबेस्टियन वैलेट नाम का इंसान था जो बीस्ट फॉर्म में आ चुका था और अब उसे ड्रेड डॉक्टर्स ने वापस जिंदा कर लिया है और वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस बहुत सारे सस्पेंस हो चुके हैं और ये इतना पुराना ह्यूमन वापस रियल फॉर्म में आ चुका है। तो मेसन का क्या, क्योंकि वो बॉडी तो मेसन की थी ना। और यहाँ पर अब क्या करेगा जेराड, क्योंकि उसके पास एक ऐसा पाइक वाला हथियार है जिसे हम भाला कहते हैं जिससे कि वो मेसन और बीस्ट दोनों को मार सकता है। और क्या वो मेसन की जान बख्शेगा? और ऊपर से थियो अब क्या करेगा जब उसी के मेकर्स ने उसे ठुकरा दिया है, उसकी इतनी बेइज्जती की है सबके आगे, तो क्या वो उनसे बदला लेगा? वैसे तो 2 मर ही चुके हैं, एक लास्ट ड्रेड डॉक्टर बाकी है। तो अगले एपिसोड में देखते हैं होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जहां पर हम देखते हैं पेरिस बीस्ट के पीछे पीछे भागने लग रहा है और उनके पीछे आर्जेंट आने लग रहा है गाड़ी के अंदर। ये नहीं पेरिस को लिफ्ट दे दे, बट पेरिस अपने हेलहाउंड फॉर्म में है और फुल स्पीड से पीछा कर रहा है उस बीस्ट का, उसको मारने के लिए। और यहाँ पर आर्जेंट प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे मारेंगे उस बीस्ट को और मेसन को कैसे बचा सकते हैं जो उस बीस्ट के अंदर है। बट यहाँ पर जेराड को कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ बीस्ट को मारना है। और उसके पास मैरी जॉन वाला भाला तो नहीं है, बट उसी भाले को पिघला के बनाई छड़ी को वो अब तक यूज करने लग रहा था और लंबे टाइम से ही उनकी फैमिली में थी और सबको सीक्रेट पता था। बट मिस्टर आर्जेंट तक ये बात कभी पहुंचने नहीं दी जेराड ने, जिससे कि वो चीजों को कंट्रोल कर सके। और अब वहीं इसी मोमेंट पे एलन डिल्टन टाइल्स के साथ मिलकर पता लगाना चाहते हैं कि मेसन कैसे एक काइमेरा हो सकता है। और तभी उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट थे जहां पर उसने अपने ट्विन को एब्जॉर्ब कर लिया था जब वो अपनी मदर के वूम में था। तो किसी तरह से उसके ट्विन का डीएनए उसके साथ मिल गया और तभी वो काइमेरा बन चुका था। बट उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला और यहाँ पर एलन डिल्टन को भी कुछ ज्यादा नहीं पता है। और यहाँ पर स्कॉट लेकर आ चुका है उस बचे हुए ड्रेड डॉक्टर को जो उन तीनों में से बच गया था और यहाँ पर उसकी जान बचाने का ट्राई करने वाले हैं एलन डिल्टन, जिससे कि उनकी जान बचा के उससे पता कर सके कि कैसे मारना है इस बीस्ट को और बचाना है मेसन को। बट यहाँ पर
लियम को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसको लगता है कि यहाँ पर वो बीस्ट आ चुका है जो अब ड्रेड डॉक्टर को बाहर बुलाने लग रहा था। और यहाँ पर ड्रेड डॉक्टर उठकर बाहर जाने का ट्राई करता है जिसे लियम रोकता है, बट लियम को पटक कर मारता है और गेट बंद करके वहां पर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को यूज करता है जिससे कि गेट को बंद कर सके और वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगे अगर कोई उसके पास भी जाए तो। और बाहर जाने के बाद बीस्ट से मिलता है जहां पर बीच उसका मास्क उतारता है और पता चलता है ये कोई और नहीं मार्शल है और ये सेबेस्टियन का दोस्त था और ये 250 साल से ड्रेड डॉक्टर बन के घूम रहा है उसकी जान बचाने के लिए और उसको वापस रिजरेक्ट करने के लिए। और गाइस ऐसी दोस्ती देख के मेरा दिल भर आया। मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए जो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाए। तो गाइस अगर आप मेरे दोस्त हो जरूर करोगे। और गाइस यहाँ पर हम देखते हैं मार्शल के लास्ट वर्ड थे कि जो भी उसने किया अब तक वो सिर्फ अपने दोस्त को वापस जिंदा करने के लिए था। और ये कहने के बाद वो मर जाता है और यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है बीस्ट को कि यही इमोर्टैलिटी है। शायद मार्शल को कोई गलतफहमी हुई है, उस जैसा इमोर्टल होना चाहिए जैसा वो है। और यहाँ पर उसको गुस्सा आने लगता है और वो आर्जेंट के पास जाएगा उस केन को लेने के लिए जो उनने छुपा के रखी हुई थी और पिछली बार उसी से उसको मार डाला था। और ये कन्वर्सेशन कोर्ट और उसके दोस्त अंदर बैठे भी सुन पा रहे थे जहां पर अब बीस्ट तो जाएगा आर्जेंट्स को ढूंढने के लिए जिससे कि वो छड़ी ढूंढ सके जिसे भाले को पिघला के बनाया गया है। और वही हम पैरिश को देखते हैं जो पीछा नहीं कर पाया था बीस्ट का और वो मिलता है आर्जेंट से और बोलता है कि शायद मैं उसे खो चुका हूं और उसको वापस ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। बट यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें पता है कि अब पता चल चुका है उसे केन के बारे में और वो लेने के लिए वो हमारे पास जरूर आएगा और तब हम उसे मार सकते हैं। बट यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट नहीं चाहते अपने डैड जिरार्ड के प्लान पे काम करना और वो मेसन की जान बचाना चाहते हैं। बट जिरार्ड को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे बीस्ट को मार रहे हैं जिससे कि उनकी फैमिली की शान बनी रहे। और अब वही हम देखते हैं क्लिनिक के अंदर जहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि मेसन को वापस कैसे लाया जाए। और यहाँ पर वो एक काइमेरा है और उसके ट्विन का ब्लड उसके साथ मिल चुका था तो शायद उसका डीएनए भी मिल चुका हो जिससे कि वो जेनेटिक काइमेरा बना, तो शायद उसकी हेल्प से हम उसे वापस ला सकते हैं। बट यहाँ पर एलन डिल्टन समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे करे क्योंकि उसके अंदर भी एक वेयरवुल्फ है जिसको बुलाकर हम उसको ह्यूमन फॉर्म में तो ला सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं बीस्ट से। बट ये काम सिर्फ एक बैंशी कर सकती है और ये एक मिथ है। जब किसी भी वेयरवुल्फ को उसके रियल नाम से बुलाया जाए तो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और ये सुनते हुए उनको अब लिडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी मेसन की जान बचाने के लिए। और काइमेरा की बात करें तो हम बात करते हैं निब्बा निब्बी की जो है ट्रेसी और थियो, जो दोनों बच के आ चुके थे ड्रेड डॉक्टर से। बट हम देखते हैं यहाँ पर थियो को चोट लगी हुई है और ट्रेसी उसके पास आके इंटीमेट होने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा पेन तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हूँ बट कुछ मोमेंट तो बिता ही सकते हैं। और जैसे वो इंटीमेट होने लगते हैं यहाँ पर थियो बोलता है कि तुम पेन मत एब्जॉर्ब करो बट अपनी पावर दे दो। और ये कहने के बाद निब्बा निब्बी की स्टोरी खत्म क्योंकि यहाँ पर थियो उसको मारकर उसकी पावर एब्जॉर्ब करने लगता है और इस मोमेंट पे अटैक करने की कोशिश करती है ट्रेसी उसके ऊपर और उसे पैरालाइज करती है। बट यहाँ पर ट्रेसी की मौत हो चुकी थी और उसकी भी पावर अब एब्जॉर्ब कर ली हमारे थियो ने। मतलब थियो सबकी पावर एब्जॉर्ब करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है और यहाँ पर वो हरा कर रहेगा उस बीस्ट को भी और स्कॉट को भी। बट तभी हम देखते हैं पैरालाइज पड़ा हुआ था और वहां पर आने लगता है डकेलियन और बोलता है कि एटलास तुम अकेले पड़ ही गए, तुमने सबको मार ही दिया। यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है थियो को, बट वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि इस मोमेंट पे वो पैरालाइज्ड है। और यहाँ हम देखते हैं बीस्ट को जिसने मेसन की मेमोरीज तक एक्सेस कर लिया था और वो मेसन की मेमोरी से सब चीजें करना सीख रहा था क्योंकि उसको इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता है और वो 250 साल बाद जिंदा हुआ है। तो यहाँ पर वो मेसन की मेमोरीज को यूज करते हुए गाड़ी भी चला रहा था और यहाँ वहां जाने के लिए मेसन की मेमोरीज का यूज कर रहा था। और वहीं इसी मोमेंट पे हम देखते हैं मलिया बिजी अपनी माँ के साथ कुछ प्यारे मोमेंट्स बिता रहे गन के साथ में, जहां पर घर के अंदर अब आ चुकी है मलिया की मॉम और बाहर से बंद कर दिया है माउंटेन ऐश लगा के ब्रेडन ने रास्ते को। और यहाँ पर ऊपर छुपी हुई है मलिया और अपने फोन को स्विच ऑफ करने लगती है और यहाँ पर उसकी मॉम उसे मारने के लिए आई है और किसी भी हालत में उसे छोड़ने नहीं वाली है क्योंकि अगर मलिया की पावर उसने एब्जॉर्ब वापस नहीं की तो शायद डेजर्ट वुल्फ पहले जितनी ताकतवर ना रहे और ये वो बर्दाश्त कर नहीं सकती है। और एक्सप्लेन करती है मलिया को कि किस तरह वो उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट जैसी थी, वो उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी और वो मर जाए तो उसके लिए सबसे बेटर होगा। एक टाइम पे टालिया हिल्स ने उसे समझाने का ट्राई किया
कि बच्चे को अपनी पावर देना इट्स ओके, वेयरवुल्फ के अंदर ऐसा नहीं होता बट कायोटी में होता है। और उसने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की बट मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि तुमको मैंने अब तक जिंदा कैसे छोड़ दिया है, तुमको मारकर ही तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। जहां पर वो ब्रेडन पे भी गन से अटैक करती है और पास पहुंचने की कोशिश करती है मलिया के उसे मारने के लिए। और यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को मारने वाली है सिर्फ पावर के लिए और अपनी बेटी को एकदम पैरासाइट जैसे समझती है अपनी पूरी लाइफ में। और अब वही हम देखते हैं, बीस्ट जो सेबेस्टियन है पहुंच चुका था पुलिस स्टेशन आर्जेंट्स के बारे में पता करने के लिए। और आर्जेंट का नाम सुन के यहाँ पर शेरिफ उसको अपने पास बैठा के पूछने लगते हैं, जहां पर बार बार स्टाइल के मैसेज आ रहे थे और उसको पता चल चुका था कि यही बीस्ट है। बट तभी हम देखते हैं बीस्ट उसकी धड़कनों को सुन के समझ जाता है कि इसको सब सच पता चल चुका है और उसको एक्सप्लेन करता है कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो जितने भी लोग पुलिस स्टेशन में वो सबको मार देगा, उसे चुपचाप यहाँ से जाने दिया जाए और वो अपने आप आर्जेंट्स को ढूंढ लेगा और यहाँ से उसे जाने के लिए रास्ता दिया जाए और उसको बीच में तंग ना किया जाए। और बीस्ट की रिक्वेस्ट सुनते हुए शेरिफ उसे जाने देते हैं बट यहाँ पर क्लार्क ये सब देख के बिल्कुल भी जाने नहीं देगी सेबेस्टियन को। बट तभी सेबेस्टियन अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म दिखाता है और यहाँ पर जैसी गोलियां उस पर चलने लगती है वो सबको पटक पटक कर मारता है और अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आने लगता है। यहाँ पर लिडिया और हिडन भी पहुंचने की कोशिश करती हैं बट तभी लिडिया पे अटैक करता है सेबेस्टियन। बट तभी हम देखते हैं लिडिया को जैसे ही पंजा लगता है उससे पहले वो चिल्ला देती है और यहाँ पर दूर जाके गिरता है सेबेस्टियन। बट लिडिया के गले से खून आने लगा था और शायद वो वापस चिल्ला ना पाए और रोक ना पाए सेबेस्टियन को। बट तभी हम देखते हैं सेबेस्टियन देखता है हिडन को, जो जैसे ही एंटर करती है उससे बात करते वहां से जाने लगता है और हेडन को उसकी हेल्प करनी होती है सबकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर लिडिया को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में जहां पर उसकी जान बचाई जाएगी और शायद वो अब उनकी हेल्प ना कर सके। और यहाँ पर लिडिया ही थी जो मेसन को उसकी बॉडी से अलग कर सकती थी उसके रियल नाम से बुलाकर, बट शायद ऐसा ना हो पाए इस मोमेंट पे। और यहाँ पर हिडन को लेके जा चुका है सेबेस्टियन पता करने के लिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और वो हिडन को मेसन की मेमोरीज की वजह से पहचान पाया था। और यहाँ हेडन बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि उसने ट्रेसी की बॉडी देख ली थी और इस मोमेंट पे हेल हाउंड के बारे में जानना चाहता था बीस्ट। बट हम देखते हैं यहाँ पर हेल्प करने के बदले उसे पैरालाइज करने की कोशिश करती है हेडन, बट ऐसा हो नहीं पाता है। और यहाँ पर उसको धक्का मार के पंजे मार के यहाँ से जाने लगता है बीस्ट, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर आर्जेंट्स आने वाले हैं। और यहाँ पर उसे एक डिवाइस नजर आया था जिसको देख के वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर थियो डुक्विलियन के साथ उसी टनल्स के अंदर आने लगता है बीस्ट को पकड़ने के लिए, जहां पर उसे डाउट हो जाता है कि शायद आर्जेंट भी इसके पीछे पड़े हैं। बट उससे पहले उसे बीस्ट तक पहुंचना होगा और उसे पंजे मार के उसकी पावर एब्जॉर्ब करनी होगी। बट तभी थियो अपनी रियल फॉर्म दिखाता है जहां पर बिजली एब्जॉर्ब करके वो डकेलियन को बेहोश कर देता है कि उसके रास्ते में कोई ना आए और सारी पावर सिर्फ उसकी हो। और ये देखे डकेलियन बोलता है कि तुम सबको अपने रास्ते से हटा रहे हो, तुम्हें भी कोई रास्ते से जरूर हटाएगा। बट यहाँ पर थियो उसकी ना सुनते वहां से जाने लगता है सीधा बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और उसी मोमेंट पे पैरिश भी नीचे उन टनल्स के अंदर आ चुका था मिस्टर आर्जेंट के साथ में, जहां पर उसके पास मैसेज है कि लिडिया की तबीयत खराब हो चुकी है बट अभी उसको हराना पड़ेगा बीस्ट को, जिसमें मिस्टर आर्जेंट उसकी हेल्प करने वाले थे। जहां पर मिस्टर आर्जेंट अपनी गन रखकर उसे बोलते हैं कि यहाँ पर तुमने मेरी एक बार जान बचाई है तो मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम इस बीस्ट को खत्म कर दो, यही प्रोफेसी है और तुम्हें ऐसा करना ही होगा। बीस्ट को सिर्फ तुम खत्म कर सकते हो ना कि लिडिया। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर वो बीस्ट को पकड़ के मारने वाले थे। और वहीं हम देखते हैं लिडिया को जो हॉस्पिटल में एडमिट है और अब वो बोल नहीं पा रही है। और ये देख के सबको टेंशन हो चुकी थी क्योंकि उसके बगैर कोई भी प्लान उनका अब काम नहीं करने वाला है। और ये देख के लियम टेंस होने लगता है क्योंकि शायद अब उसका दोस्त नहीं बच पाएगा। और तभी लिडिया हेल्प करना चाहती है और उसके लिए कुछ भी करेगी। तो तभी मलिसा स्कॉट की मॉम वहां पर एक इंजेक्शन लेके आती है जो उन्हें हेल्प कर सकता है, बट ये सारे काम इलीगल है, नहीं कर सकते हैं ये। बट यहाँ पर इमरजेंसी की वजह से इन्हें करना पड़ेगा, जहां पर इंजेक्शन लगाने के बाद लिडिया की हालत थोड़ी ठीक हो पाती है और वो थोड़ी बहुत बोल पाएगी, बट वो लंबे टाइम के लिए सही नहीं रहने वाली है। तो उनको जल्द से जल्द उसको वहां से ले जाना पड़ेगा और शायद वो उन सबकी हेल्प कर सकती है मेसन को बचाने के लिए और बीस्ट को मारने के लिए। बट उसी मोमेंट पे कोट स्टाइल को एक डिब्बा देता है और बोलता है कि ये तेरी हेल्प कर सकता है और ये मलिया तक पहुंचा दे और ये हमारा प्लान ए था।
बट तभी स्टाइल को लगता है प्लान है उनका कभी काम नहीं करता है और ये नहीं कर पाएगा। बट तभी कोर्ट का ये प्लान है मलिया की जान बचाने के लिए था, जो उसने बहुत पहले से सोच के रखा था। और यहाँ से जाने लगता है स्टाइल मलिया के पास, जहां पर डेजर्ट वुल्फ उस पर अटैक कर रही थी। और अब वहीं टनल्स के अंदर आर्जेंट्स हेल्प करने लग रहे थे बीस्ट को मारने के लिए हेल हाउंड की। बट बीस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और वो हेल हाउंड के कब्जे में आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर उनकी लड़ाई होने लग रही थी और यहाँ पर पहुंच चुका है कोर्ट लिडिया और लियम के साथ में। बट तभी उनपे इलेक्ट्रिक शॉक होता है जो थियो ने किया था, बट इससे लिडिया बच चुकी थी। बट वो लिडिया को पटक के एक बेसमेंट में डालने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस हालत में भी स्कॉट उसकी जान बचाने का ट्राई करता है, तो थियो उसको कैनमा वेनम से पैरालाइज करने लगता है और बोलता है कि तुझे इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब करनी है और लिडिया बीच में नहीं आएगी। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है बीस्ट के पास में, जहां पर बीस्ट उसको देखते ही समझ जाता है कि ये मेरी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए आया है, बट वो ऐसा होने नहीं देगा। यहाँ पर वो उसकी पावर एब्जॉर्ब करने का ट्राई भी करता है, जो उससे होती नहीं है। बट इस बार बीस्ट अपनी रियल फॉर्म में आके पटक के मारता है थियो को और वहां से जाने लगता है, जहां पर थियो की हालत खराब हो चुकी थी। और थोड़ी देर में वहां पर डकेलियन आता है स्कॉट और लियम के साथ में। और स्टार्टिंग से डकेलियन स्कॉट के कहने पे सारी चीजें करने लग रहा था और थियो को यहाँ पर उन्हें बेवकूफ बना दिया था। और ये देख के थियो को बहुत गुस्सा आने लगता है। बट यहाँ पर स्कॉट ने समझ लिया था कि थियो किसी का भी साथ नहीं देकर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश मूव करेगा और उसके खिलाफ उसे डकेलियन को टीम में लाना ही पड़ेगा, जहां पर कभी भी डकेलियन अंधा था ही नहीं। वो सिर्फ अंधे बनने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि डकेलियन की आंखें तो बहुत पहले स्कॉट की हेल्प से आई चुकी थी। तो यहाँ पर उसको हेल्प करनी थी स्कॉट की इस बीस्ट को भगाने के लिए। और यहाँ टैलेंट्स का अगर इस्तेमाल करता तो शायद बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब कर सकता। बट यहाँ पर डकेलियन ने मैनिपुलेट किया थियो को कि टैलेंट्स बेकार है और उन्हें फेंक दे, वो किसी काम के नहीं है। और यहाँ पर ये देख के थियो को गुस्सा आने लगता है। तभी थियो की गर्दन तोड़ के आगे बढ़ने लगता है, जहां पर उन्हें बीस्ट को रोकना होगा और मेसन की जान बचानी होगी। बट तभी जेरार्ड अटैक करता है डकेलियन पे गोली मारकर। और यहाँ पर वो बोलता है कि तूने डकेलियन की हेल्प कैसे ली स्कॉट, मुझे लगता था तू चीटिंग करेगा। बट यहाँ पर ये सारा प्लानिंग मिस्टर आर्जेंट का था, सबकी हेल्प लेने का। और यहाँ पर जेरार्ड से वो केन छीनते हैं और अपने फादर की तरफ ही गन तानते हुए बोलते हैं कि ये सारा मेरा प्लान था स्कॉट को हेल्प करने का, तुम्हें तो सिर्फ उस बीस्ट को मारना है। बट यहाँ पर स्कॉट को अपने दोस्त की जान भी बचानी है और मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्कॉट को केन देता है जिस छड़ी को लेकर वो उस बीस्ट को मार सकता है, बट वो सेकंड ऑप्शन है, पहले मेसन की जान बचानी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कोर्ट को भेजता है लियम के साथ में और अपने डैड को यहाँ पर वो खुद देख लेगा। और इसी मोमेंट पे वो दोनों जाते हैं उसी बीस्ट के पास में, जहां पर बोलता है कि ये केन मेरी फैमिली से बिलोंग करती है तो तुम्हें मुझे दे देनी चाहिए। बट तभी यहाँ पर लियम को लगता है कि शायद उसका दोस्त अब खत्म हो चुका है और इस बीस्ट को एक केन मार के खत्म कर देना चाहिए। बट यहाँ पर स्कॉट का प्लान था कि पहले मेसन को उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाए, जिससे कि वो इस डील को एग्री कर सके। बट यहाँ पर बीस्ट कहीं ना कहीं रेडी हो भी जाता है, क्योंकि उसको मेसन का कोई काम नहीं था, अब उसके पास पूरी पावर आ चुकी है। बट यहाँ पर स्कॉट का प्लान था उसे और उलझा कर रखना जब तक वो लिडिया को ढूंढ ना ले और मेसन को पहले अलग ना कर ले। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर बीस्ट की उनकी लड़ाई शुरू होती है। बट बीस्ट इन दोनों को पटक पटक के मारता है और यहाँ पर बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं स्कॉट अपना पूरा ट्राई करता है लियम के साथ में, बट बीस्ट की ताकत कुछ ज्यादा ही थी। उसके गुर्राने से यहाँ पर स्कॉट उसका सामना नहीं कर पा रहा था और तभी उस कोट को पकड़ के मारने का ट्राई करता है, जहां पर लियम उसे केन मारने का ट्राई भी कर रहा था, बट लियम के पास भी इतनी पावर नहीं थी। और तभी जैसे इस कोट को मार रहा था वो उसकी गर्दन में अपने पंजे गड़ाता है, बट उसको गलती से उसकी मेमोरीज भी दिखने लगती हैं, जिसमें उसे एलिसन दिखाई दे रही थी। और एलिसन को देख के वो कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मैरी जॉन तुम। और यहाँ पर उसको एलिसन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स दिखते हैं और उसे लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन तो 250 साल पहले थी और ये उसको कैसे दिख सकती है। पर उसी मोमेंट तक लिडिया की जान बचा ली थी कीरा ने, जो अपनी तलवार को जोड़ के वापस आ चुकी थी शेप शिफ्टर के पास से, और आने के बाद लिडिया को ऊपर लेके जाती है उस बीच तक जहां पर वो मेसन चिल्लाती है। बट उसके नॉर्मल चिल्लाने पे मेसन अलग नहीं होता है, तो उसको बेंशी की आवाज में फुल जोर से चिल्लाना पड़ता है मेसन, जिससे कि मेसन और उस बीस्ट की बॉडी दोनों अलग हो जाते हैं। और वो जैसे ही अलग हुए, कोरी यहाँ छुप के बैठा हुआ था मेसन के लिए, और जैसे ही उसे मेसन दिखता है वो उसे हग कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कोरी को अपनी छोरी मेसन मिल चुकी थी,
जहां पर वो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश है। बट यहाँ पर अभी भी बीस्ट जिंदा है, जो यहाँ से भागने का ट्राई करता है, पर तभी उसे पकड़ लेता है हेलहाउंड। और हेलहाउंड के पकड़ते ही स्कॉट उसी केन जो छड़ी है उससे अटैक करता है उस पे और उसे जान से मार डालता है। जहां पर हम देखते हैं इस बीस्ट की मौत तो हो चुकी थी, बट यहाँ पर बहुत कुछ डाउट क्रिएट हो चुके थे स्कॉट के मन में भी कि उसकी जान उसने कैसे बख्श दी और वो मैरी जॉन का नाम क्यों ले रहा था। बट अभी इनके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि वहां पर थियो गुस्से में खड़ा हो चुका था और मारने के लिए बढ़ता है स्कॉट को। बट तभी कीरा अपनी तलवार से बिजली को एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है कि शेप शिफ्टर ने थियो तुम्हारे लिए कुछ मैसेज दिया है कि तुम्हारी बहन तुझसे मिलना चाहती है, और उस तलवार को जमीन पे गाड़ती है। और किसी तरह से शेप शिफ्टर ने उसकी मरी हुई बहन से कॉन्टेक्ट किए थे और यहाँ पर थियो पे अटैक करती है उसकी बहन जो जमीन से निकली थी, और उसको लेकर चली जाती है जमीन की गहराइयों में, और वापस जमीन सही हो जाती है, जिससे कि शायद थियो वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। और ये देख के सब लोग रिलीफ फील करने लगते हैं। बट थियो का आगे होता है क्या, देखते हैं अगले सीजन में। और अब आगे हम देख पाते हैं हेडन को जो चोट लगी थी उसके बाद वो पहुंच चुकी थी एलन टिल्टन के पास में, बट वो उसका इलाज कैसे करे उसे उसके बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं था। बट यहाँ पर स्कॉट अब आ चुका है और शायद वो उसे अब एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर देगा उसको बाइट करके, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। और यहाँ पर ये देख के लियम बहुत ज्यादा खुश है और फ्यूचर में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा इंटीमेट टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल पहुंचता है रॉन्ग टाइमिंग के साथ में, जहां पर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है डेजर्ट वुल्फ। बट तभी उसकी जान बचाने के लिए मलिया उस पर अटैक करती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर चोट लग चुकी थी स्टाइल्स को भी, और मलिया पे अटैक करती है उसकी मोम, और यहाँ पर ब्रेडन को भी गोली लग चुकी है। और इस मोमेंट पे गोली मारने लगती है मलिया को भी उसकी मोम, और उसको पंजे मार के उसकी पावर एब्सॉर्ब करती है, क्योंकि उसे अपनी पावर चाहिए थी। बट यहाँ पर तभी स्टाइल वो डिब्बे को फेंकता है जिसके अंदर वो टैलेंट्स थे, वो पंजे जो पावर एब्सॉर्ब करने के काम आते हैं, जो कहीं ना कहीं थियो को चाहिए थे बीस्ट की पावर एब्सॉर्ब करने के लिए। बट यहाँ पर स्कॉट ने उसको लेकर आया था मलिया के हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर स्टाइल ने जैसे उसे पास की है उसने सीधा पंजे मारे अपनी माँ डेजर्ट वुल्फ को, और उसकी सारी पावर एब्सॉर्ब करने लगी, जिससे कि डेजर्ट वुल्फ कमजोर पड़ रही थी। बट तभी ब्रेडन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है, और यहाँ पर उन्हें डेजर्ट वुल्फ को हरा दिया था। बट यहाँ पर स्टाइल की तबीयत खराब है, बट मलिया अब सेफ है अपनी माँ से। और अब कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था बीकन हिल्स में, सब वापस स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। बट कोई भी उन पुराने इंसिडेंट को भूला नहीं है। जहां पर कीरा को वापस शेप शिफ्टर्स के पास जाना पड़ेगा जो उसे कंट्रोल करना सिखाएंगे, और यहाँ पर स्कॉट उसे खुद छोड़कर आता है। जहां पर स्कॉट को थोड़ा इमोशनल तो हो रहा है उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए, बट वो उसके लिए बेटर रहेगा, और वो उनने डील की थी उस हादसे में सबकी जान बचाने के लिए। और अगले दिन हम देखते हैं हाई स्कूल के अंदर, जहां पर लिडिया स्टाइल के साथ जाते हुए बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि कुछ टाइम में वो हाई स्कूल पास आउट कर जाएंगे और ग्रेजुएट हो जाएंगे और अपने अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे। बट स्टाइल को लगता है कि वो कितने भी दूर चले जाएं कहीं ना कहीं वो मिलते ही रहेंगे, क्योंकि वो दोस्त बहुत ज्यादा क्लोज थे। और वहीं जैसे वो जाने लगते हैं उन्हें एलिसन की याद आती है, और बोलने लगता है कि एलिसन की वजह से ही जान बची थी स्कॉट की, और उसने तुम्हें शायद नहीं बताया लिडिया, बट एलिसन की जो एंसेस्टर थी मैरी जॉन, वो कहीं ना कहीं उसी की तरह दिखती थी, और उसी वजह से सेबेस्टियन कंफ्यूज हो गया था और नहीं मार पाया स्कॉट को, वरना स्कॉट की जान चली जाती। मतलब एलिसन ने स्कॉट की जान बचाई है। और वहीं स्कॉट लाइब्रेरी में उसी जगह पे जाता है जहां पर A.A लिखा हुआ था एलिसन आर्जेंट के नाम पे, और उसे याद करने लगता है जैसे कि एलिसन उनके साथी हो और उनकी जान बचा रही थी। और अब ये दोस्त अपना कुछ बचा हुआ टाइम एक साथ बिताने लगते हैं, क्योंकि जल्द ये ग्रेजुएट होने वाले थे। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर ड्रेड डॉक्टर्स की प्लेस में वो एक ट्यूब जिसके अंदर एक अजीब सा इंसान बंधा हुआ था जो हमने बहुत पहले से देखा था, उसे किसी ने बाहर निकाल दिया है या फिर वो खुद बाहर आ चुका है, और यहाँ से उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। और ये कोई और नहीं, एक जर्मन नाजी सोल्जर था जो बहुत पुराने टाइम से ड्रेड डॉक्टर्स के पास था, और उसको यूज करते हुए ड्रेड डॉक्टर्स अब तक जिंदा थे। और अगर ये वापस आ गया तो किस किस को हार्म कर सकता है जानते हैं अगले सीजन में। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइना एंड टाटा।